Okay, ma'am, you can start now. Okay, sir. Thank you. Good morning, students. My name is Simpi Bansal, and let's start our class for today. In today's class, in the last class, we have done first class of our special contracts. Okay, and this is our closing class for special contracts. In special contracts, there are three kinds of contracts we have to study. One is indemnity and guarantee, ये हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं. उसके बाद बेलमेंट एंड प्लेज हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था सिर्फ. आज हम इसे कंप्लीट करेंगे एंड द थर्ड टॉपिक विल बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. ठीक है, तो ये सब आज हम कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के साथ. ठीक है, सो हम बेलमेंट और प्लेज में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और प्लेज ये हम कर रहे थे. ठीक है, जिसमें एक समाना, यू कैन सी द पिक्चर, जिसमें वन पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स, ही इज सेंडिंग और गिविंग हिज गुड्स टू द अदर पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. Okay, and after the completion of that purpose, that second person will return the goods to the owner. This is known as bailment. यही हम कर रहे थे लास्ट क्लास में. ठीक है, हमने किया था, स्टार्ट किया था काइंड्स ऑफ बेलमेंट, और ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड हम कर चुके थे, जिसमें आपने पार्ट किया था ग्रेटिचुअस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेटिचुअस बेलमेंट. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट कि अगर हम बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो उसमें बेनिफिट किसको मिलेगा, इसके बेसिस पे आप बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हो. फर्स्ट इज दोज कॉन्ट्रैक्ट्स which are giving benefit only to the bailor, जो ओनर है सिर्फ उसको बेनिफिट मिल रहा है. सेकेंड इज दोज कॉन्ट्रैक्ट्स which are giving benefit only to the bailey, जिसको आप गुड्स दे रहे हो सिर्फ उसको बेनिफिट मिल रहा है. ठीक है, एंड थर्ड इज फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ, जहां पे बेलर को भी बेनिफिट हो रहा है और बेली को भी बेनिफिट हो रहा है. ठीक है, तो ये हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेलमेंट. तो देखिए, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि किसी ने अपनी बाइक किसी को दी रेंट पर, तो यहाँ पे जो ओनर है उसे रेंट मिल रहा है और जो जो बेली है उसे बाइक मिल रही है कुछ दिनों के लिए. ठीक है, या फिर जहाँ पे सिर्फ बेली को बेनिफिट हो रहा है, उसका एग्जाम्पल लेते हैं कि एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड को अपनी बुक दी पढ़ने के लिए, एग्जाम्स में प्रिपेयर करने के लिए. अब देखिए, जिसकी बुक है, जो बेलर है, उसे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा. बेनिफिट किसको हो रहा है, बेली को. उसे बुक मिल गई है उसके एग्जाम्स में प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है, तो ये सारा काइंड्स ऑफ बेलमेंट है. तो वैसे ही आप बेनिफिट ऑफ बेलर में भी कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेलर को बेनिफिट हो रहा है, बेली को नहीं हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, बेलर ने अपनी ज्वेलरी को सेफ कस्टडी के लिए किसी अपने नेबर के पास में रखवा दी या किसी रिलेटिव के पास में रखवा दी. तो अब इससे क्या हो रहा है, बेलर को उन ज्वेलरी की, सपोज उसे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो कुछ दिनों के लिए उसने अपनी ज्वेलरी अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पर रखवा दी. तो अब बेलर को क्या बेनिफिट हो रहा है, बेलर की जो ज्वेलरी है अब सेफ कस्टडी में आ गई है. बेली को कोई बेनिफिट हो रहा है नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे these are the kinds of bailment contracts. Okay, now ये मैं आपको पहले बता चुकी, बट चलो फिर भी पढ़ लेते हैं. फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, बेली डज नॉट डिराइव एनी बेनिफिट फ्रॉम इट. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बेलर को बेनिफिट हो रहा है, बेली को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है. नेक्स्ट इज Mr. A is going out of station, gives his jewelry to neighbor for safe custody. ठीक है, and the next category is for the exclusive benefit of the bailey. अब बेली को क्या हो रहा है, देखो, X lends book to Y to help him preparing for exams. तो Y is the bailey, X is the bailor, Y is getting the books for preparation for exams. So Y is the only person who is getting benefited from the book, and X is not going to get any benefit. ठीक है, and in the case of mutual benefit, Mr. X gives his shirt for stitching to tailor. अब टेलर को क्या है, उसके बदले में पैसा मिलेगा शर्ट स्टिच करने के बदले में, और एक्स को क्या है, उस कपड़े से अपनी शर्ट सिली हुई मिल जाएगी. तो बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड इन दिस बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट. समझ में आ गया तीनों कैटेगरी.
नाउ द राइट्स ऑफ बेलर, देखिए यहाँ पे दो पार्टी, बेलर और बेली, दोनों की ही कुछ ड्यूटीज हैं और कुछ राइट्स हैं। अब राइट्स हैं जो अपने गुड्स को दूसरी पार्टी को दे रहा है। कुछ नेट का प्रॉब्लम हो गया है क्लास। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? आप एक बार टेक्स्ट करके मुझे बता दो, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है नेट में। चलिए तो मैं रिज्यूम करती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो मुझे आप टेक्स्ट कर दो, नहीं आ रही है तो भी आप मुझे टेक्स्ट कर दो प्लीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो वी वर डूइंग द राइट्स ऑफ बेलर, ठीक है। सो पहला राइट है बेलर के पास कि वो बेली को एनफोर्स कर सकता है, उससे अपना काम करवा सकता है जो बेली की ड्यूटीज हैं, ठीक है। इन केस बेली फेल्स टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, बेलर कैन ब्रिंग सूट अगेंस्ट द बेली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटी। तो अगर बेली अपनी कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में, ठीक है, तो बेलर उसको सू कर सकता है। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया कि मिस्टर एक्स ने शर्ट दी टेलर को स्टिचिंग के लिए। अब अगर टेलर उसे स्टिच नहीं करता तो हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपना काम करवाएं बेली से, जिसके लिए हमने उससे गुड्स दिए हैं वो चीज करे, ठीक है, वो पर्पस को, प्रॉमिस को पूरा करे। टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब ये कैसे हो सकता है? टर्मिनेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना। तो अगर बेली अपनी कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो बेलर उसे अपना, ठीक है। तो अगर हम टेलर और जो मिस्टर एक्स का एग्जांपल लेते हैं, तो एक्स ने टेलर को अपनी शर्ट दी स्टिच करने के लिए, टेलर ने वो किया या गलत कर दिया, टेलर के पास ये अधिकार है कि, और इसमें भी एग्जांपल देखते हैं, मिस्टर ई गेव हिज बाइक टू मिस्टर बी फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे ई ने बी को बाइक दी है पर्सनल यूज के लिए, बट बी अब क्या कर रहे हैं, उसे पर्सनल यूज के लिए ना यूज करके उसे रेंट पे देना शुरू कर दिया दूसरे लोगों को और उससे कमाई शुरू कर दी। जैसे ही ये मिस्टर ई को पता लगता है कि मेरी बाइक मिस्टर बी पर्सनल यूज तो नहीं कर रहे हैं, किसी और को ही दे रहे हैं और उससे रेंटल इनकम कमा रहे हैं, तो इस केस में मिस्टर ई अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं किसी भी टाइम। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ई ने 10 दिनों के लिए मिस्टर बी को बाइक दी, तो वो अगर उन्हें 5th डे ही पता लगता है कि उनकी बाइक का मिस यूज हो रहा है या कोई और यूज कर रहा है उसे, तो मिस्टर ई 5वें दिन पे ही ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। सो एंड थर्ड राइट इज टू डिमांड द गुड्स बैक। तो जैसे ही ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट में क्या है, जहां पर बेलर को बदले में कुछ नहीं मिलेगा, बेली के फायदे के लिए एज अ गिफ्ट वी आर गिविंग समथिंग फॉर सम पीरियड टू द बेली, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट में बेलर के पास अधिकार है कि वो अपने गुड्स को किसी भी टाइम वापस ले सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट राइट ऑफ बेलर इज डिमांड रिटर्न ऑफ द गुड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ बेलमेंट। तो जैसे ही जो बेलमेंट
का टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पूरी होती हैं, तो बेलर अपने गुड्स को वापस डिमांड कर सकता है बेली से। ठीक है, जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दिया कि एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड को 10 दिनों के लिए बाइक दी, तो जैसे ही वो 10 दिन कंप्लीट होते हैं तो बेलर वो डिमांड कर सकता है कि अब मुझे मेरी बाइक वापस करो, उसका अधिकार है। ओके, एंड टू क्लेम एनी इंक्रीज और प्रॉफिट, अगर उस टाइम के जिस टाइम में ये जो बेल्ड गुड्स हैं बेली के पास है, उस टाइम में अगर वो बेल्ड गुड्स की वैल्यू बढ़ती है या उस पर कुछ प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट the baler is entitled to claim from Bailey any increase to the goods or any profit accrued from the goods bill। तो उन प्रॉफिट और उन इंक्रीज वैल्यू पे किसका अधिकार होगा? बेलर का अधिकार होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ये देखो वैल्यू कैसे बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल बेलर ने अपनी काऊ बेली को दी। ठीक है, मिस्टर एक्स ने अपनी काऊ कुछ दिनों के लिए देखभाल के लिए मिस्टर वाई को दी। ठीक है, अब वाई जब उसकी देखभाल कर रहे थे, सपोज उसको 5 महीने के लिए वो दिया, 5 महीने के टाइम पे वो जो काऊ है उसने अपना एक बेबी दिया है। ठीक है, अब जो 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 प्रॉफिट हुआ है या फिर जो इंक्रीज हुआ है, मतलब जैसे कि उनकी जो काऊ की वैल्यू बढ़ गई क्योंकि उनको बेबी हुआ है, तो वो बेबी के ऊपर भी किसका अधिकार होगा? बेलर का। ठीक है, तो ये है ये पॉइंट। टू क्लेम डैमेजेस, अगर बेलर के गुड्स को कोई नुकसान होता है बेली की किसी एक्टिविटी से, तो भी उसकी भरपाई क्लेम करने का बेलर को पूरा अधिकार है बेली से। ठीक है, सो इफ एनी डैमेजेस कॉज टू द गुड्स बेल्ड बिकॉज ऑफ अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स बाय द बेली, तो किसी ऐसे काम से जो अनऑथोराइज्ड है, जिसके लिए परमिशन नहीं मिली थी बेली को, उसकी वजह से अगर बेलर के गुड्स को कोई नुकसान होता है, तो बेलर उसके डैमेजेस बेली से क्लेम कर सकता है। ये उसका अधिकार है, उसके राइट्स है। ठीक है, अब राइट्स के साथ कम्स ड्यूटीज एज वेल। अगर आपके कुछ अधिकार है तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। अब वो क्या ड्यूटीज हैं? यू हैव टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन द गुड्स। अगर आपके गुड्स जो आप बेली को दे रहे हो उसमें कोई फॉल्ट है, तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा बेली को, ये आपकी ड्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने दोस्त को 10 दिनों के लिए या 1 महीने के लिए अपनी बाइक दे रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा अगर उसमें कोई फॉल्ट है, तो अगर उसके ब्रेक खराब है या उसका साइलेंसर नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको पहले ही बतानी पड़ेंगी बेली को। इट इज योर ड्यूटी। ठीक है, अब इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, अगर बेलमेंट ग्रेटिट्यूअस है मतलब दूसरे के बेनिफिट के लिए है, तो baler is bound to disclose to the bailey all the defects in the goods of which the baler is aware of, which can expose the bailey to extraordinary risk। तो ऐसी डिफेक्ट्स या रिस्क जिसकी वजह से बेली को कोई नुकसान हो सकता है, वो सारी चीजें आपको बेली को बतानी पड़ेगी एडवांस में। ठीक है, लेकिन if he does not make such disclosure then he will be liable to bailey for the damages। तो और ऐसी चीजों के लिए अगर बेलर इन्फॉर्म नहीं करता है बेली को एडवांस में, तो अगर बेली को कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए लायबल कौन होगा? रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बेलर। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट इज नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में क्या है? बेलर इज लायबल for all the defects in the goods bailed whether he was aware of the defects or not। तो जो भी गुड्स बेल्ड गुड्स हैं, जो भी गुड्स बेलर बेली को दे रहा है, उसके सारे डिफेक्ट्स का बेलर को पता होना चाहिए और बेलर उससे बेली को इन्फॉर्म करे। और अगर ऐसे कोई डिफेक्ट हैं जो बेलर को खुद ही नहीं पता, तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उसकी वजह से कोई डैमेज होता है बेली को, तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी? बेलर को। बेलर ये कह सकता है कि भैया ये डिफेक्ट का तो मुझे ही नहीं पता, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। लेकिन यहाँ पे कोर्ट कहता है नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में सिर्फ कोर्ट कहता है कि इग्नोरेंस इज नो डिफेंस। अगर आपको अपने ही प्रोडक्ट्स के डिफेक्ट्स के बारे में नहीं पता, तो उसके लिए भी आप ही लायबल हो गए, ये आपकी प्रॉब्लम है, कोर्ट की या बेली की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखो कि यहाँ पे सिर्फ नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट की बात हो रही है। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में आप वो चीजों को डिस्क्लोज करो जो आपको पता है, जो आपको नहीं पता उसके लिए आप लायबल नहीं हो। बट नॉन ग्रेटिट्यूअस में आप हर डिफेक्ट के लिए लायबल हो अगर उसकी वजह से बेली को कोई नुकसान होता है तो। फॉर एग्जाम्पल, ए हायर्स अ कैरेज ऑफ बी, the carriage was unsafe though B was not aware of it, A is injured, B is liable to pay him damages।
तो ए ने बी का कैरेज हायर किया, ठीक है, और बी के कैरेज में प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से बी को ही नहीं पता था उन प्रॉब्लम्स के बारे में, उसकी वजह से ए को नुकसान हो गया। अब उसकी सारी भरपाई कौन करेगा? बी करेगा, ठीक है। तो ये नॉन ग्रेटिट्यूअस और ग्रेटिट्यूअस का डिफरेंस आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज टू पे द एक्सपेंसेस ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट में जो भी एक्सपेंसेस हैं उसे बियर कौन करेगा? बेलर करेगा। फॉर एग्जांपल, अब इसको भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में और नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में। द बेलर शैल रीपे टू द बेली द नेसेसरी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ द बेलमेंट। तो जो भी बेली एक्सपेंसेस उठाता है जो जरूरी है उठाने के लिए, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं जो कभी कभी हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? उसके लिए बेलर की ड्यूटी बनती है कि वो बेली को वो पैसा रीइंबर्स कर दे बाद में, ठीक है। सो मिस्टर ए गिव सम गोल्ड टू हिज गोल्डस्मिथ फ्रेंड मिस्टर बी टू मेक अ रिंग विदाउट एनी पेमेंट। तो ए ने अपना कुछ सोना मिस्टर बी को दिया, अपना फ्रेंड है वो, उनका फ्रेंड है मिस्टर ए का, कि उससे वो एक रिंग बना दें और उसकी पेमेंट मिस्टर बी को नहीं होगी। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ मिस्टर ए। तो ये ए की ड्यूटी बनती है कि उसके ऊपर बनाने में जो भी एक्सपेंस होने वाले हैं वो सारे के सारे पैसे वो मिस्टर बी को दें, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट इस केस में कैसे डिफरेंट है। It is the duty of the bailier to repay the extraordinary expenses incurred by the bailey। अब यहाँ पे बेलर सिर्फ ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस हो रहा है ना जो कभी कभार ही हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर बार होगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन में ऐसे कुछ खर्चे हो रहे हैं, उसके लिए बेलर रिस्पॉन्सिबल है। बाकी जो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं, जो जरूरी खर्चे हैं उसको गुड्स को मेंटेन करने के लिए, उन खर्चों के लिए बेली ही रिस्पॉन्सिबल है, बेलर नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में बेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है नॉर्मल खर्चों के लिए। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे हो रहे हैं जो बेलर को भी नहीं पता था, बेली को भी नहीं, वो उसको सिर्फ बेलर उठाएगा। नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं उसको बेली ही उठाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ हॉर्स इज लेंट फॉर अ जर्नी, एक जर्नी के लिए एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड को हॉर्स दिया है, एक्सपेंसेस ऑफ फीडिंग है। अब हॉर्स को मेंटेन करने के उस जर्नी के टाइम पे किसकी ड्यूटी होगी? बेली की। उसको खाना खिलाने की, उसको जो भी उसकी देखभाल करनी है, सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन उठाएगा? बेली। अब देखिए इस केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस क्या है? अगर हॉर्स इंजर हो गया या फिर वो चोरी हो गया, उस केस में जो भी उसको ढूंढने के या उसे ठीक कराने के जो भी एक्सपेंसेस होंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ऐसा नहीं कि वो हर बार बीमारी रहता है, कभी कभी होती हैं चीजें। तो ये केस में दीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय द शुड बी पेड बाय द बेलर, ये उसकी ड्यूटी है, ठीक है। नाउ अदर ड्यूटीज आर ड्यूटी टू रिसीव द गुड्स बैक। तो बेलर की ये ड्यूटी है कि वो अपने गुड्स को वापस क्लेम करे बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पे, ठीक है, इसकी ड्यूटी है। आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड और ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ द बेलमेंट, it is the duty of the bailier to get the goods back or to receive the goods back. If the bailier fails to receive the goods, he is liable to pay the bailier expenses incurred by him for the additional custody of goods. तो देखिए, सपोज बेलर ने 10 दिनों के लिए बेली को अपना कोई सामान दिया या फिर लेट्स से हॉर्स दिया। अब 10 दिनों का ही बात हुई थी बेलर और बेली के बीच में। बेलर ने 10 दिनों के बाद भी अपने हॉर्स को वापस नहीं लिए जो कि उसकी ड्यूटी थी, लेकिन बेली के तो एक्सपेंसेस हो रहे हैं 10 दिनों के बाद में। हॉर्स को खिलाना है, डेली खिलाना है, ठीक है, उसकी देखभाल करनी है, डेली करनी है, पानी पिलाना है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसके। तो वो एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? मतलब देने तो बेली को पड़ेंगे, लेकिन वो उससे बाद में बेलर से क्लेम कर सकता है, क्योंकि ये बेलर की गलती की वजह से बेली को ये खर्चे उठाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो एडिशनल कस्टडी, ज्यादा टाइम के लिए आप अपने गुड्स को बेली के पास रखवाते हो तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, ना कि बेली, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूटी टू इंडेमनिफाई बेली फॉर लॉस। अगर आप देखो नीचे पढ़ो, इन केस ऑफ प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। देखो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में अगर आप सपोज आपने ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में अपने दोस्त को कहा कि मैं 10 दिनों के लिए तुम्हें बाइक दे रहा हूँ और उससे पहले ही आपने अपनी बाइक ले ली और उसकी वजह से अगर बेली को कुछ नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
उस नुकसान की भरपाई की ड्यूटी बनती है बेलर की, ठीक है। तो अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट, ग्रेटिट्यूड कॉन्ट्रैक्ट टाइम से पहले कंप्लीट करते हो तो उसकी ड्यूटी बेलर, उसके जो एक्सपेंसेस है, जो लॉस होगा उसकी वजह से, ठीक है। प्री मैच्योर पर टर्मिनेशन, प्री मैच्योर का मतलब है टाइम से पहले ही आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया और अपने गुड्स वापस ले लिए, उस केस में आप ही वो एक्सपेंसेस बियर करोगे, बेलर, उसका लॉस बेली का, ठीक है। इन केस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द बेलर, अब देखो बेलर ने गुड्स दिए बेली को, बेली को लगा कि ये गुड्स बेलर के, बट बाद में पता लगा कि ये गुड्स तो बेलर के भी नहीं है, किसी और के ही गुड्स है जो बेलर ने बेली को दे दिए। अब उसकी वजह से जो बेली को नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअल ओनर है वो उससे लेट से उससे क्लेम कर रहा है पैसा बेली से, या फिर अपने गुड्स वापस लेके चला गया। तो किसी भी कारण से अगर बेली को कोई नुकसान होता है डिफेक्टिव टाइटल की वजह से, तो उसका भी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉस की या खर्चों की, वो किसके ऊपर आ जाएगी, बेलर के ऊपर, ठीक है। अब लास्ट इज ड्यूटी टू बियर रिस्क, रिस्क ऑफ लॉस। अगर वो जो गुड्स हैं वो चोरी हो जाते हैं, उनकी वैल्यू डिटीरियोरेट होती है, उनकी क्वालिटी खत्म हो रही है, या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स बेल्ड, प्रोवाइडेड दैट द बेली हैड टेकन रीजनेबल केयर टू प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम लॉस। तो लॉस की, डिटीरियोरेशन की, डिस्ट्रक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका ऊपर जो लॉस हो रहा है या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इसका भी जो ड्यूटी है बेलर के ऊपर बनती है कि वो इसका खर्चा उठाए, अगर बेली ने गुड्स का अच्छे से ध्यान रखा है तो। अगर बेली की नेग्लिजेंस की वजह से अगर ये चीजें हो रही हैं तो उसके लिए बेली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन बेली की नेग्लिजेंस की वजह से नहीं, गुड्स का नेचर की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए बेलर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। नाउ अब बेलर की हम बात कर चुके हैं, नाउ लेट्स मूव टू द बेली। बेली के क्या क्या राइट्स और क्या क्या ड्यूटीज हैं। तो पहले राइट्स की बात करते हैं। टू क्लेम डैमेजेस इन केस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉल्ट इन गुड्स बेल्ड, अगर जो गुड्स बेल्ड हुए हैं, बेलर ने बेली को जो डिफेक्ट हैं गुड्स में उनको डिस्क्लोज नहीं किया है और उसकी वजह से, उन डिफेक्ट्स की वजह से बेली को कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई वो किससे क्लेम कर सकता है, दोज डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम द बेलर, ये बेली का अधिकार है। और टू क्लेम रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, और कौन कौन से एक्सपेंसेस वो उससे बाद में क्लेम कर सकता है, ऑल एक्सपेंसेस, ये हमने उसकी ड्यूटीज में भी पढ़ा था। ग्रेटिट्यूड बेलमेंट के केस में ऑल नॉर्मल ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑल शुड बी बोर्न बाय द बेलर, but in case of non-gratuitous bailment only extraordinary expenses will be borne by the bailor, all other expenses will be borne by the bailee। तो नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हो बेलर से, और ग्रेटिट्यूड बेलमेंट में सारे एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो बेलर से, ठीक है। राइट टू बी इंडेमनिफाइड ऑफ लॉस, अब ये अधिकार है बेली का कि अगर कोई लॉस होता है तो उसे कौन पूरा करेगा, उसे ठीक कौन करेगा, बेलर करेगा, ठीक है। तो यही वो चीज है जो भी हम लास्ट उसमें पढ़ी है, लास्ट स्लाइड में। अगर ग्रेटिट्यूड बेलमेंट को आप प्री मैच्योरिटी टाइम से पहले खत्म कर देते हो, उसके वजह से जो नुकसान होता है उसे कौन उठाएगा, बेलर उठाना चाहिए। और अगर डिफेक्टिव टाइटल की वजह से बेली को कोई नुकसान होता है तो उसे भी कौन ठीक करेगा, कौन भरपाई करेगा उसकी, बेलर करेगा, ठीक है। राइट टू डिलीवर बैक द गुड्स टू एनी वन ऑफ जॉइंट बेलर, सपोज एक जो गुड्स बेली को पास हैं उसके जॉइंट ओनर्स हैं, जॉइंट बेलर्स हैं, ठीक है। उस केस में अगर जो बेली है किसी भी एक बेलर को वो गुड्स रिटर्न कर देता है, ठीक है, तो उस केस में जो आपका राइट है, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बेली के पास सिर्फ अधिकार है कि वो जॉइंट बेलर्स में से किसी के पास भी अपने गुड्स को, बेलर के गुड्स को रिटर्न कर सके, तब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना जाएगा। तो ये उसका अधिकार है। राइट टू डिलीवर बैक द गुड्स टू एनी वन ऑफ जॉइंट बेलर, किसी भी एक जॉइंट बेलर को वापस करने का उसको अधिकार है, ठीक है।
टू क्लेम डैमेजेस। अब डैमेजेस कौन से हो सकते हैं? इन केस ऑफ बेलर्स रिफ्यूजल टू रिसीव बैक द गुड्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बेलमेंट। ये भी हम उसमें ड्यूटीज में पढ़ चुके हैं बेलर की, कि अगर टर्म कंप्लीट होने के बाद भी बेलर अपने गुड्स को वापस नहीं लेता है तो उनके ऊपर उठाया गया खर्चा बेली बाद में बेलर से क्लेम कर सकता है। ये उसका राइट है। राइट टू सू अ रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर यहाँ पे देखो क्या है, रॉन्ग डूअर एक थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से जो बेली है वो गुड्स को यूज नहीं कर पा रहा है या फिर गुड्स को कोई नुकसान हो रहा है। ठीक है, देखो रॉन्ग डूअर इज अ थर्ड पार्टी हु डिप्राइव्स द बेली ऑफ द यूज और पोजीशन ऑफ गुड्स बेल्ड और डज देम एनी इंजरी। तो थर्ड पार्टी कौन है यहाँ पे? रॉन्ग डूअर है, जो गुड्स के साथ में गुड्स को कोई नुकसान कर देती है या गुड्स को बेली यूज ना कर पाए ये इंश्योर करती है। ठीक है, अब इस केस में either the बेली और बेलर में ब्रिंग सूट अगेंस्ट हिम टू क्लेम डैमेजेस। तो जो भी डैमेजेस हो रहे हैं उसके लिए बेलर या तो बेली दोनों ही रॉन्ग डूअर को सू कर सकते हैं। Whatever is obtained by way of relief of compensation in any such suit shall be divided between the bailor and bailey according to their respective interest। और अगर आप में से किसी ने भी रॉन्ग डूअर के ऊपर केस किया है और उसकी वजह से जो भी कंपनसेशन मिलेगा कोर्ट से या फिर कोई रिलीफ मिलेगा तो उस रिलीफ पे उस कंपनसेशन पे बेलर और बेली दोनों का अधिकार है अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। तो जितना उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन दोनों का उस पे कंपनसेशन अमाउंट पे अधिकार रहेगा। फॉर एग्जांपल ए फोर्सफुली टेक्स पोजीशन ऑफ अ कलर टीवी फ्रॉम बीज रिपेयर शॉप। तो कोई लेट से किसी ने अपना जो टीवी है वो खराब हो गया है, उसने बी की शॉप पे दिया रिपेयर के लिए। बी की शॉप से ए ने वो टीवी उठा लिया और बी ने क्या किया, बी ने ए के ऊपर सू कर दिया और जो भी उसको कंपनसेशन मिला है उसमें से वो अपनी रिपेयर का पैसा रख के, ठीक है, बाकी सारा पैसा ओनर को दे देगा, टीवी के ओनर को। तो ये होता है राइट टू सू और रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, तो जिससे यहाँ पे ए इज द रॉन्ग डूअर। ठीक है, राइट ऑफ लीन। लीन यहाँ पे क्या होता है? लीन होता है राइट टू रिटेन द गुड्स विच आर नॉट ऑफ यू। तो मेरे पास वो अधिकार है, बेली के पास ये राइट है कि अगर कोई डैमेजेस या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉमिस बेलर अगर फुलफिल नहीं करता सो ही कैन रिटेन द गुड्स विद हिम। तो बेली उन गुड्स को अपने पास रख सकता है। सो दिस इज राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन मीन्स राइट टू रिटेन गुड्स बिलोंगिंग टू अदर। तो ऐसे गुड्स को अपने पास रखना जो किसी और का, जिसके ऊपर ओनरशिप किसी और की है। ठीक है, सो फाइंडर ऑफ टू रिकवर राइटफुल ड्यूज फ्रॉम बेलर। तो बेलर से अपने ड्यूज क्लेम करने के लिए यू हैव राइट ऑफ लियन। अब देखो, फाइंडर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अदर सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स एज बेली। यहाँ पे जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उससे बेली की तरह ही उसके जो सारे अधिकार और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। ठीक है, मतलब कि एज ए जो ओनर है उसने जानबूझकर ही आपको वो गुड्स दिए। तो फाइंडर ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज बेली, सो ही विल गेट ऑल द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बेली। ठीक है, अब ये जो लियन का राइट है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लियन, जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन। ठीक है, जनरल लियन क्या है? देखिए पहले आप एग्जांपल से देखिए। आपके पास एक बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं। ठीक है, उसके बाद आपने बैंक में अपनी ज्वेलरी डिपॉजिट कर रखी है, कस्टडी में रखी हुई है वहाँ पे। उसके बाद आप उसी बैंक से और अपना बिजनेस भी चलाते हो और आपका उसमें करंट अकाउंट भी है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना एक चेक भी वहाँ पे लगा रखा है। अब मतलब आपके बैंक के पास आपकी इतनी सारी एसेट्स हैं। अब उसमें से सपोज आपने उसी बैंक से लोन भी ले रखा है और आपकी उस लोन की किसी एक पेमेंट में आप डिफॉल्ट करते हो या डिले करते हो, तो उस केस में बैंक आपकी हर एक एसेट को रिटेन कर सकता है, लियन कर सकता है। ये होता है जनरल लियन। ठीक है, मतलब आपने उसने आपकी कौन सी एसेट्स के ऊपर लियन किया है, रिटेन किया है? आपके अकाउंट सारे, आपके सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक वगैरह जो भी है उनके पास, आपकी सारी ज्वेलरी को अपने कब्जे में कर लिया है जब तक आप उस ईएमआई को पे नहीं कर देते। मतलब डिफॉल्ट लोन के अमाउंट में हुआ है, एसेट्स कौन सी रख ली है, रिटेन किसको कर लिया है? बाकी और एसेट्स को। तो ये होता है जनरल लियन।
अकाउंट किसी और अकाउंट को क्लियर करने के लिए आप किन्हीं और एसेट्स को होल्ड करते हो तो उसको बोलते हैं जनरल लियन। तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक काइंड ऑफ लियन है और इसका अधिकार सबके पास नहीं है। आप पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, इस जनरल लियन को। सो इट इज अ राइट टू होल्ड गुड्स बेल्ड एज सिक्योरिटी फॉर ए जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे आप किसी भी गुड्स को, जो भी आपने बैंक को दे रखे हैं, बेल्ड हैं गुड्स, उनमें से आप किसी भी या फिर सब बैंक गुड्स को आप एज सिक्योरिटी रख लेते हो अपने पास अपने अकाउंट को क्लियर करने के लिए। और वो जनरल अकाउंट है, वो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एसेट को लेकर अकाउंट नहीं है, ठीक है। इट एंटाइटल्स द बेली टू रिटेन एनी गुड्स बेल्ड टू हिम फॉर एनी अमाउंट ड्यू टू हिम। तो जिन गुड्स के ऊपर अमाउंट ड्यू है और जो गुड्स आपने रिटेन किया, हो सकता है उनमें कोई रिलेशन ना हो, बट स्टिल यू कैन रिटेन एनी गुड्स बेल्ड टू यू, ठीक है। तो ये है जनरल लियन। पर्टिकुलर लियन में क्या होगा, entitled to retain only those goods for which the amount is due, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक आपने एक टेलर को एक शर्ट का कपड़ा दिया है, एक पैंट का कपड़ा दिया है, तो यहाँ पे टेलर कौन हो गया, बेली हो गया, और जो ओनर है वो हो गया बेलर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने शर्ट का पैसा दे दिया है और पैंट के पैसे अभी तक नहीं दिए, तो जो यहाँ पे टेलर है वो सिर्फ पैंट को अपनी कस्टडी में रख सकता है, उसको टेक ओवर कर सकता है, शर्ट उसे आपको लौटानी पड़ेगी। तो ये होता है पर्टिकुलर लियन, जिसके अगेंस्ट में अमाउंट ड्यू है सिर्फ आप उसी एसेट को रख सकते हो, ठीक है। बट जनरल लियन में, अगर जनरल लियन की अगर हम बात करें तो वो टेलर पैंट की जब तक पेमेंट नहीं है तो दोनों ही गुड्स को, दोनों शर्ट को भी और पैंट को भी अपने पास रखता है। तो ये क्या है, ये है जनरल लियन। समझ में आ गया? सो दिस जनरल लियन इज अवेलेबल ओनली टू सर्टेन काइंड्स ऑफ बेलीज। ये किसी को ही ये स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर राइट है, एक प्रिविलेज दे रखा है और ये किसी को ही अवेलेबल है। बैंकर्स को है, फैक्टर्स को है, वॉर फिंगर्स, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर्स। वॉर फिंगर्स कौन होते हैं, जो पोर्ट का ध्यान रखते हैं, ठीक है, पोर्ट के जो ओनर कह लो, शिप्स वगैरह को देखते हैं कौन कितना सामान लाया, और ये सब होता है। तो पर्टिकुलर लियन का एग्जांपल पढ़ते हैं। जनरल लियन का हम कर चुके हैं, बैंक वाला। सो ए डिलीवर्स अ रफ डायमंड टू बी, अ jeweler टू बी कट एंड पॉलिश्ड, ठीक है, विच इज अकॉर्डिंगली डन। तो ए ने अपना कोई डायमंड दिया रफ डायमंड बी को कि भैया इसे इस शेप में काट दो, और इसको बी ने कर दिया। बी इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द स्टोन टिल ही इज पेड फॉर द सर्विसेज ही हैज रेंडर्ड। तो जब तक बी को उस ज्वेलरी के लिए पेमेंट नहीं जाते तब तक उस बी उस ज्वेलरी को अपने पास रख सकता है, ना कि ए की किसी और एसेट को। तो ये है पर्टिकुलर लियन, ठीक है। नाउ ड्यूटीज ऑफ बेली। अब आ जाते हैं हम बेली की ड्यूटीज पे। टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स बेल्ड। अभी बेली की ड्यूटी है कि वो बेलर के गुड्स को इस तरीके से उनका ध्यान रखे जैसे कि वो उसके खुद के गुड्स हैं, और उसे ट्राई करना चाहिए कि वो लॉस से, डिस्ट्रक्शन से, डिटीरियोरेशन से उन गुड्स को बचाए, ठीक है। नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। अब देखिए यहाँ पे जो हमने पहले बाइक एग्जांपल लिया था कि एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को बाइक दी उसके पर्सनल यूज के लिए, लेकिन अब वो दोस्त कैसे यूज कर रहा है, उसे किसी और को ही रेंट पर देकर उसको बाइक दी उसके पर्सनल यूज के लिए, लेकिन अब वो दोस्त कैसे यूज कर रहा है, उसे किसी और को ही रेंट पर देकर उससे पैसे कमा रहा है। तो वो क्या है, अनऑथराइज्ड यूज है। आप उस चीज के लिए इस तरीके से रेंट बाइक देने के ऑथोराइज नहीं हो, आपको कोई अथॉरिटी नहीं है, तो आप अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके वो गुड्स को यूज कर रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। इट इज योर ड्यूटी टू नॉट मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल्ड एंड इट इज योर ड्यूटी टू नॉट मिक्स द बेलर्स गुड्स विद योर ओन गुड्स, ठीक है। तो अगर आपने बेली से ज्वेलरी ली, आपकी अपनी ज्वेलरी दोनों को मिक्स करके रख दिया, तो ये क्या है, ये गलत चीज है जो आपको नहीं करनी है, आपको उसे मिक्स नहीं करना है, ठीक है। सो बेली इज फाउंड टू bear the cost of separation and any damages arising। और अगर उनको मिलाने से कोई डैमेज होता है तो उसकी जो सेपरेशन की कॉस्ट है वो कौन बियर करेगा, बेली करेगा। एंड इफ द मिक्सचर इज इनसेपरेबल देन बेली विल कंपनसेट द बेलर फॉर द लॉस। और अगर वो जो मिक्सचर है जो दो अपने गुड्स और बेलर के गुड्स को मिला के बन गया और उसे सेपरेट करना मुश्किल है, तो जो भी बेलर को नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई बेली करेगा। फॉर एग्जाम्पल
बेलर ने अपने घर में बहुत सारा जो आटा है एक्स्ट्रा था और उन्होंने उसको बेली को दे दिया कि भैया तुम 10 दिनों के लिए अपने पास रखो और उसके बाद हम इसे वापस आके ले लेंगे, हमारे घर में चूहे बहुत हैं और हमें अभी कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है। बेली ने क्या किया, उस आटे को अपने आटे के साथ मिला लिया। अब ये क्या है, इनसेपरेबल है, तो उसकी वजह से बेलर को जो नुकसान हो रहा है वो कौन उठाएगा, बेली। ठीक है। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, अब बेली की ड्यूटी है कि वो गुड्स को वापस कर दे व्हेन द स्पेसिफाइड पीरियड एक्सपायर्स और द पर्पस इज कंप्लीट। तो वो जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है कंप्लीट होने के बाद उसकी ड्यूटी है कि बेलर को वो गुड्स को वापस कर दे। ओके। और अगर बेलर डिमांड नहीं भी कर रहा है तो भी बेली की ड्यूटी है वो गुड्स को उसे वापस कर दे। He may do so with the consent of the baler. और ये वो बेलर की कंसेंट से कर सकता है। ठीक है। तो अगर बेलर ने गुड्स डिमांड नहीं भी किए तो भी आपकी ड्यूटी है कि आप उसके गुड्स को वापस कर दो बेलर की कंसेंट से। ड्यूटी टू रिटर्न एंड नेचुरल इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बिल्ड, ये भी हम लास्ट क्लास में अभी लास्ट स्लाइड में कर चुके हैं। ठीक है, कि अगर आपको आपके गुड्स बिल्ड में से कोई नुकसान, कोई प्रॉफिट होता है, कोई इंक्रीज होता है तो उसको आप बेलर के साथ में शेयर करोगे और उसे वापस करोगे। ए लीव्स अ काउ इन द कस्टडी ऑफ बी टू बी टेकन केयर ऑफ, द काउ इज प्लेस्ड विद द काफ, बी मस्ट रिटर्न द काफ एज वेल एज द काउ टू मिस्टर ए। ठीक है, तो सारा इंक्रीज, सारा प्रॉफिट गुड्स बिल्ड का आप उसको वापस कर दोगे अपना जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको निकालने के बाद। ठीक है, तो चलिए बेलमेंट इज ओवर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट प्लेज। तो प्लेज क्या होता है, देखिए, बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज, अ स्पेशल काइंड ऑफ। देखिए, प्लेज क्या है, बेलमेंट का एक स्पेशल काइंड है। ठीक है, जिसमें आप अपने गुड्स को किसी और के पास रखने के लिए देते हो, लेकिन यहाँ पे पर्पस सिर्फ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पर्पस क्या है, आपने जिसके पास अपने गुड्स रखवाए, मतलब इस केस में जो बेली है, बेली से आपने प्रॉमिस किया है कि कुछ आप उसके लिए करेंगे, मतलब एक परफॉर्मेंस प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, या फिर आपने उसे कुछ पैसा उधार लिया है और एज अ सिक्योरिटी अपने गुड्स को उसके पास रखा है, तो उसको बोलते हैं प्लेज। ठीक है, तो जो गुड्स आपने एज अ सिक्योरिटी बेली के पास रखे हैं उसे बोलते हैं प्लेज, उन गुड्स को बोलते हैं प्लेज्ड गुड्स। और इसमें दो पार्टीज हैं, पॉनर एंड पॉनी। पॉनी वो है जो गुड्स को रिसीव करता है, मतलब जिसने आपको लोन दिया है। पॉनर वो है जो अपने गुड्स को पॉनी के पास रखेगा, बेली के पास रखेगा। ठीक है, जिसने उधार लिया है पॉनी से। तो इन दोनों टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, पॉनर और पॉनी। ठीक है, एग्जाम्पल, एक्स बोरोज रुपीज 10,000 फ्रॉम वाई, एक्स ने बोरो किए हैं वाई से, तो यहाँ पे एंड कीप्स हिज बाइक एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ हिज डेट। तो एक्स ने बोरो किए हैं तो एक्स ही सिक्योरिटी रखेगा, तो एक्स ही कौन हो गया, पॉनर, और वाई कौन है, पॉनी, जिसके पास बाइक रखी है, और एक्स जिसने अपनी बाइक को दी है। ठीक है, नो राइट्स ऑफ पॉनी, पॉनी कौन है, जिसके पास गुड्स रखे हैं, जिसने उधार दिया है। राइट टू रिटेन द प्लेस्ड गुड्स अंटिल पॉनर पेज हिम, तो वो पॉनी जब तक उन प्लेस्ड गुड्स को अपने पास रख सकता है जब तक पॉनर उसे ये चीजें ना दे। कौन कौन सी चीजें, जितना उसने उधार दिया वो उसे वापस नहीं कर दे, उस उधार के ऊपर जो अमाउंट इंटरेस्ट का है वो भी उसे वापस करे, और जो गुड्स हैं उसके पास, पॉनर के पास, पॉनी के पास, उसकी देखभाल में जो भी पॉनी का खर्चा हुआ है उसको भी वो पॉनर जब तक उसे नहीं देता तब तक वो उन गुड्स को रिटेन कर सकता है, पॉनी। ठीक है, नाउ राइट टू रिकवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। सो यहाँ पे पॉनी कैन नॉट रिटेन द गुड्स टू रिकवर दीज एक्सपेंसेस बट ही कैन सू द पॉनी फॉर पॉनर फॉर रिकवरी। अब यहाँ पे पॉनी उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को जो प्लेस्ड गुड्स पे हुए हैं उनको सू करके तो निकलवा सकता है, लेकिन उन गुड्स को सिर्फ एक्सटर्नल एक्सपेंसेस क्लेम करने के लिए उसे रिटेन नहीं कर सकता। ठीक है, राइट टू रिटेन द गुड्स फॉर सब्सीक्वेंट एडवांस, अगर जो 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 पॉनी है उसे अपना और उधार देना है पॉनर को, तो पॉनी उनको और लंबे टाइम के लिए गुड्स को रख सकता है। राइट टू सेल द गुड्स, फाइल अ सूट इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय पॉनर। देखिए, अब पॉनर जो ओनर है गुड्स का, उसने जो अपने गुड्स पॉनी के पास रखे हुए हैं, अब अगर पॉनर ही डिफॉल्ट करता है तो पॉनी के पास ये अधिकार है कि उन गुड्स को सेल करे, या फिर
पॉनर के खिलाफ फाइल सू करे केस, ठीक है। नाउ ड्यूटीज ऑफ पॉनी, पॉनी की ड्यूटीज क्या है? टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, का ध्यान रखे, गुड्स का अनऑथराइज यूज ना हो, उन गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स ना करे, और टाइम कंप्लीट होने पर, ड्यूज की पेमेंट होने पर वो गुड्स को पॉनर को वापस कर दे, ठीक है। दीज आर द नाउ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनर। जिसने पैसा लिया है, जिसने उधार लिया है, जिसने अपनी एसेट्स दूसरे बंदे को बेली को दी है, पॉनी को दी है, तो इनके राइट्स और ड्यूटीज क्या हैं? राइट टू गेट द गुड्स बैक ऑन मेकिंग पेमेंट टू द पॉनी, पॉनर के पास अधिकार है कि जैसे वो पेमेंट कंप्लीट करता है तो वैसे ही वो अपने गुड्स को वापस क्लेम कर सकता है। राइट टू फाइल अ सूट इफ द पॉनी मेक्स एन अनऑथराइज्ड सेल, अगर पॉनी एक तो अनऑथराइज्ड सेल करती है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं, बट स्टिल शी द पॉनी इज सेलिंग द गुड्स ऑफ पॉनर, तो जो पॉनर है पॉनी के ऊपर सू कर सकता है, ठीक है, केस कर सकता है। राइट टू रिटर्न द गुड्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट, तो अगर कोई डिफॉल्ट है गुड्स में तो नहीं सॉरी, ये वाला डिफॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट इन पॉनर, मतलब पॉनर को अगर उसने अपने लोन पे डिफॉल्ट किया है तो, और कैन रिडीम द गुड्स एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम बिफोर एक्चुअल सेल आफ्टर पेइंग हिज डेट, तो क्या है, पॉनर के पास ही, पॉनी के पास ही अधिकार है कि वो जो गुड्स उसके पास रखे हैं उन्हें सेल करे और अपना पैसा वहां से निकाल ले। लेकिन जो डिफॉल्टिंग पॉनर है वो उन गुड्स को वापस भी क्लेम कर सकता है बाद में, टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में, बिफोर एक्चुअल सेल आफ्टर पेइंग द डेट। तो अगर अपने वो डेट को चुका देता है सेल होने से पहले, तो उस केस में वो उसे एसेट वापस मिल जाएगी। ड्यूटी टू रिपे द लोन, तो जो लोन पॉनी ने लिया है पॉनर से पॉनर ने लिया है पॉनी से, उसकी ड्यूटी बनती है कि उसे वापस कर दे और अपने गुड्स वापस ले ले। ड्यूटी टू पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पॉनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स, तो पॉनी को गुड्स को टेक केयर करने के लिए जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अगर कुछ होते हैं तो उसे कौन उठाएगा? पॉनर। Now, the last topic of this chapter, bailment and pledge, is the difference between bailment and pledge. ठीक है, अब देखिए डिफरेंस क्या है बेलमेंट और प्लेज में। तो पहले मीनिंग का ही डिफरेंस आप समझो। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न। यहाँ पे बेलमेंट में आप क्या कर रहे हो, अपने गुड्स को किसी और पर्सन को कुछ पर्पस के लिए देते हो और वो पर्पस कंप्लीट होते हैं आप उससे वापस ले लेते हो, ये है बेलमेंट। प्लेज में आप क्या कर रहे हो, आप अपने गुड्स किसी और को दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्पस है। स्पेसिफिक पर्पस क्या है, यहाँ पे आप अपने गुड्स ये मीनिंग गलत हो गया है, ये थोड़ा सा स्लाइड में प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पे प्लेज का मीनिंग है कि आप अपने गुड्स किसी और को दे रहे हो, पॉनी को दे रहे हो, लेकिन क्यों दे रहे हो, यहाँ पे पर्पस डिफाइंड है। अपने उससे कुछ लोन लिया है, उसके लिए एज अ सिक्योरिटी आप अपने गुड्स को प्लेज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेलमेंट में दो पार्टी होती है, बेलर जिसके गुड्स हैं, बेली जिसको गुड्स दिए जाते हैं पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और प्लेज में दो पार्टीज हैं, पॉनर एंड पॉनी। पॉनर वो है जो कि गुड्स जिसको गुड्स दिए जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, और पॉनर वो है जो जिसके गुड्स हैं जो अपने गुड्स को सिक्योरिटी पर पॉनी को देता है। पॉनी वो है जिसने उस पर्सन को लोन दिया है और बदले में एज अ सिक्योरिटी पॉनर के गुड्स रखे हैं, ठीक है। अब पर्पस क्या है बेलमेंट और प्लेज का? पर्पस है यहाँ पे किसी भी पर्पस के लिए आप बेलमेंट में एंटर कर सकते हो, अपने गुड्स की देखभाल के लिए, सामने बेली की यूज के लिए, रिपेयर के लिए, ऑल्ट्रेशन के लिए, गुड्स के किसी भी कारण से। बट प्लेज में यहाँ पे सिर्फ दो ही पर्पस हैं, पेमेंट, डेट की पेमेंट के लिए, या फिर प्रॉमिस ऑफ अ परफॉर्मेंस, कोई ऐसा काम करने के लिए जिसके लिए आपने पहले ही प्रॉमिस किया है, आप फ्यूचर में उसे करोगे, इसके बदले में आप सिक्योरिटी में उसे अपने गुड्स देते हो पॉनर को, पॉनी को, ठीक है। कंसिडरेशन, बेलमेंट में जरूरी नहीं है कंसिडरेशन हो बदले में, तो ये किसी के भी बेनिफिट, बेलर के बेनिफिट के लिए भी हो सकता है, सिर्फ बेली के बेनिफिट के लिए भी हो सकता है, और दोनों के बेनिफिट के लिए भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे
हर बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन हो, तो कंसिडरेशन इज नॉट एसेंशियल इन केस ऑफ बेलमेंट बट इन प्लेज देयर इज कंसिडरेशन विच इज ऑलवेज प्रेजेंट. So it is basically for the benefit of both. There is consideration which is always present. So it is basically for the benefit of both pawner and the pawnee. ठीक है. बेलमेंट एंड प्लेज का डिफरेंस में नेक्स्ट है राइट टू सेल द गुड्स. अब बेलमेंट में देखिए, बेली हैज नो राइट टू सेल द गुड्स, ही कैन सू द बेलर और हैज राइट टू लीन. तो यहाँ पे बेली के पास बेलर के गुड्स को सेल करने का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ बेलर को सू कर सकता है और उन राइट्स को थोड़े लंबे टाइम तक अपने पास रख सकता है अपने एक्सपेंसेस को क्लीन करने के लिए. बट ही कैन नॉट or he has no right to sell the goods of baler. But in case of pledge, pawnee जिसको as a security अपने goods पॉनर के goods मिले हैं, वो अगर पॉनर फेल करता है गुड्स को वापस क्लेम करने में और फॉल्ट करता है, डिफॉल्ट करता है अपनी पेमेंट में, अमाउंट ड्यू जो है उसे पे करने में, तो पॉनी उन गुड्स को सेल कर सकता है. ठीक है, लेकिन पॉनी को ये बताना पड़ेगा पॉनर को कि आई एम सेलिंग योर गुड्स, इफ यू वांट यू कैन रिडीम द गुड्स. आप उनसे वापस ले सकते हो अपना डेट पे करके, और तब भी अगर वो नहीं ले पाता तो पॉनी हैज ऑल राइट टू सेल द गुड्स ऑफ द पॉनर. ठीक है. नाउ राइट टू यूज द गुड्स. अब बेलमेंट में उसे गुड्स को यूज करने के लिए क्या यूज हो सकता है? बेलमेंट में जो बेलर गुड्स को देता है बेली को, वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए देता है, आप उसे यूज कर भी सकते हो, नहीं. बट प्लेज में पॉनी कैन नॉट यूज द गुड्स. ठीक है, वो एज अ सिक्योरिटी आपको गुड्स रखने हैं अपने पास, आप उसे यूज करने के लिए नहीं मिले आपको. सो गुड्स आर केप्ट विद हिम एज सिक्योरिटी एंड नॉट फॉर यूज. ठीक है, तो ये है डिस्टिंक्शन बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज. आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. अब उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वाला जो चैप्टर है स्टार्ट करते हैं. बस आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो. ठीक है, और उसके बाद हम ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी स्टार्ट करते हैं. तो अभी 11:50 हो गए. 11:57 पे हम क्लास अपनी दोबारा से रिज्यूम करते हैं. ठीक है, तो 5-7 मिनट का ब्रेक है और उसके बाद हम अपनी क्लास को रिज्यूम करेंगे. ठीक है, चलिए, ओके.
तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस कैमरा, कभी वीडियो आ जाती है और कभी नहीं आती है। चलिए, सो आवर लास्ट टॉपिक ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स यूनिट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जिसमें कि दो पार्टीज होती हैं, दो पार्टीज होंगी, एक प्रिंसिपल होगा और एक एजेंट होगा। तो आपने भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा एजेंट का मतलब क्या है, तो उन्हें क्या उस एजेंट के बारे में पता है और लॉ में क्या क्या प्रोविजंस हैं एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। तो उस जिस भी एजेंट के बारे में आप सोसाइटी में या अपने अपने घरों के आसपास में देखते होंगे कि एजेंट क्या होता है, जो किसी और के बिहाफ पे आपके लिए काम कर रहा है, मतलब उस पर्सन के लिए, उस पर्सन के बिहाफ पे आपसे मिलता है और आपसे डील करता है, ठीक है। तो वो है एजेंट।
अब लॉ में क्या क्या लिखा हुआ है उस एजेंट के बारे में, प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप के बारे में, एजेंट की क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सो first of all you should be aware of the meaning of the contract of agency. So the contract by which an agent is appointed is called contract of agency. तो contract of agency किसे बोलते हैं, जिसके थ्रू एक आप एजेंट को अपॉइंट करते हो अपने बिहाफ पे, और आपका मतलब यहाँ पे है प्रिंसिपल, ठीक है। सो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एजेंट एंड प्रिंसिपल, एंड दिस रिलेशनशिप इज नोन एज एजेंसी, ठीक है। सो एन एजेंट इज अ पर्सन employed to do any act for another or to represent another in dealings with third person. तो एक प्रिंसिपल है, उसने एक पर्सन को एजेंट को हायर किया है और मिस्टर ये जो थर्ड पार्टी है उससे डील करने के लिए। तो जो काम प्रिंसिपल खुद कर सकता है उसके लिए उसने अगर एजेंट को हायर किया, एक पर्सन को हायर किया है, तो उस पर्सन को बोलेंगे एजेंट। तो ऐसे जो भी काम जो प्रिंसिपल खुद नहीं कर सकता वो उसके लिए एजेंट को भी हायर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान में रखना, एजेंट कौन है, एजेंट वो पर्सन है जिसे प्रिंसिपल हायर करता है उन कामों के लिए जिससे प्रिंसिपल खुद भी कर सकता है, बट वो टाइम नहीं है, उसके पास बहुत सारे काम है, इसलिए वो एजेंट को हायर करता है, ठीक है। सो प्रिंसिपल इज द पर्सन फॉर होम सच एक्ट इज डन, जिसके लिए वो काम करता है एजेंट, वो है प्रिंसिपल, ठीक है। एंड हु इज रिप्रेजेंटेड बाय द एजेंट, तो जो एजेंट जिसको रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। एग्जाम्पल, ए एम्प्लॉयज बी फॉर बाइंग गुड्स ऑन हिज बिहाफ, तो ए ने बी को रखा है अपने बिहाफ पर गुड्स परचेज करने के लिए। सो ए इज प्रिंसिपल है एंड बी इज हिज एजेंट, और ए और बी के रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, एजेंसी, ठीक है। ये है आपका एजेंसी का मीनिंग, एजेंट का मीनिंग, प्रिंसिपल का मीनिंग और एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एजेंट और ब्रोकर का डिफरेंस आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट मैं उसे ट्राई करती हूँ एक्सप्लेन करने का, ठीक है। जहाँ अगर आप में से कुछ लोग सोसाइटीज में रहते हैं तो वहां पे जो सोसाइटी जो बिल्डर्स होते हैं उन्हीं के अपने एजेंट्स होते हैं जिनसे वो बायर्स के साथ में डील करते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे एक सोसाइटी में घर खरीदना है तो मैं सीधा बिल्डर से कांटेक्ट नहीं कर सकती, बिल्डर के पास और भी बहुत सारे काम है। बिल्डर ने एजेंट्स को, अपने एजेंट्स को हायर किया हुआ है कि अगर कोई भी बायर आएगा तो तुम उसे देखोगे, तुम उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवाओगे, जो भी मेन साइन है वो मैं करूंगा, बट तुम ही उससे डील करोगे, तो वो होता है एजेंट, ठीक है, जिसमें बिल्डर ने हायर किया। बिल्डर इस केस में प्रिंसिपल हो गया और थर्ड पार्टी हो गया बायर, जिसे वो घर परचेज करना है। अब ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, उसे प्रिंसिपल ने हायर नहीं किया है, वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है ब्रोकर, वो थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के लिए इक्वल वैल्यू रखता है, ठीक है। वो दोनों के लिए ही अननोन पर्सन है, एक थर्ड पर्सन है, तो जो दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है। तो एजेंट भी मीडिएटर का काम करता है, लेकिन एजेंट को कौन हायर करता है, प्रिंसिपल। और यहाँ पे ब्रोकर को प्रिंसिपल हायर नहीं करता, वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जो कि अपनी कमीशन लेता है और उसके बेसिस पे दोनों के ही फेवर में काम करते हैं, प्रिंसिपल के भी और थर्ड एजेंसी के भी, और उसको भी बेनिफिट हो, ठीक है। समझ गए दोनों का डिफरेंस, एजेंट का और ब्रोकर का। तो चलिए So general rules of agency. The duty of agent is to enter into legal relation on behalf of principal with the third party. तो यहाँ पे एजेंट का काम क्या है, एजेंट को किस लिए रखा गया है, एजेंट को रखा गया है कि थर्ड पार्टी के साथ में तुम लीगल रिलेशन में एंटर करो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तुम साइन करोगे ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने तुम्हें हायर किया है कि भैया सारी डिटेल थर्ड पार्टी के साथ आना जाना बातें करना तुम करोगे, लास्ट में डॉक्यूमेंट पे साइन प्रिंसिपल के होंगे। तो ये है एजेंट का काम। Who does he who does through another does by himself. तो ये एक सिंपल सा रूल है एजेंसी रिलेशन का, जिसमें ही मतलब एजेंट जो काम करता है, he who does through another does by himself। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल, जो एजेंट काम करता है प्रिंसिपल के लिए, उसे ये माना जाएगा कि वो काम प्रिंसिपल ने ही किया है। तो एजेंट इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, नॉट एज अ सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी, वो उसके प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही काम कर रहे हैं।
देखिए नीचे लिखिए, नीचे लिखा हुआ है एक्ट्स ऑफ द एजेंट आर एक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल। तो जो भी एजेंट कर रहा है ये कंसिडर किया जाएगा लॉ में कि वो प्रिंसिपल ने किया है, क्योंकि प्रिंसिपल ने ही अपने बिहाफ पे अपने काम के लिए एजेंट को रखा है। ठीक है, प्रिंसिपल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। तो एजेंट जो भी कुछ करता है, जो भी कुछ नहीं करता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, so whatever a person may do by himself he may do through agent। तो मैंने जैसे कि बताया एजेंट की डेफिनेशन हमें यहाँ से पता लगती है कि आप एजेंट किसको बोलते हो। एजेंट वो पर्सन है जिसको आप हायर करते हो उन कामों के लिए जो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, बस आपके पास टाइम नहीं है, आपको टाइम का प्रॉब्लम है, आपके पास बहुत सारे काम है, तो इसलिए आपने उस एजेंट को हायर कर लिया है वो सारे काम करने के लिए जो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, now the essential features of a contract of agency। एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट को आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कह सकते हो और इनके लिए क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं जिसके बिना एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट इज एग्रीमेंट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। देखिए एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, या तो ये इम्प्लाइड है या तो एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस का मतलब है या तो ये राइटिंग में है, ये या तो उन दोनों में, एजेंट और प्रिंसिपल में बात हुई है, तुम मेरे एजेंट हो, मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ, तुम्हें ये काम करना है। ठीक है, ये एक्सप्रेस। इम्प्लाइड का मतलब क्या है यहाँ पे? इम्प्लाइड का मतलब है कि आपके कंडक्ट से, सर्कमस्टांसेस की वजह से ऐसा एज्यूम कर लिया है लोगों ने और आपने भी मान लिया है इस चीज को बिना बोले कि आप प्रिंसिपल हो और दूसरा पर्सन आपका एजेंट है। ठीक है, तो ये होता है इम्प्लाइड, जहाँ पे बोला नहीं गया है, कुछ लिखा नहीं गया है, बट ये इम्प्लाइड है। आप लोगों के बिहेवियर से, कंडक्ट से पता लग जाता है कि आप लोगों के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इम्प्लाइड का एग्जाम्पल है। ए हैज अ शॉप इन दिल्ली, बी इज अ मैनेजर ऑफ दैट शॉप। तो ए की एक अपनी शॉप है, बी इसका मैनेजर है, तो बी इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए, सो बी इज द एजेंट हियर, ए इज द प्रिंसिपल। बी ऑर्डर गुड्स फ्रॉम सी, जैसा कि बिजनेस में चाहिए होता है, बी ऑर्डर करता रहता है गुड्स से, सी से, और सी को पेमेंट करता रहता है, और पेमेंट का पैसा कौन दे रहा है? बी को, ए। ठीक है, तो यहाँ पे B will be considered as an agent of A by his conduct। B यहाँ पर मैनेजर है A का, लेकिन उसके कंडक्ट से कि वो A के बिहाफ पे काम कर रहा है। यहाँ पे A और B का कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं है, बट स्टिल द वर्किंग ऑफ B डिफाइन और इज कंसिडर्ड एज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है, जो B का बिहेवियर है, B का जो वर्किंग है A के लिए, तो ये दोनों का काम इस तरीके का है कि ये मान लिया जाएगा कि इन दोनों के बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। तो अगर B की कुछ गड़बड़ होती है तो उसके लिए C, सपोज कोई पेमेंट है जिसके लिए B C को पेमेंट नहीं करता, तो C किसको आंसरेबल कर सकता है? A को सू कर सकता है। तो A विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ B। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एजेंसी हो गई है ए और बी के बीच में। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर कंडक्ट और देयर वर्क। ठीक है, प्रिंसिपल मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जो प्रिंसिपल एजेंट को हायर करता है उसका कम्पिटेंट होना जरूरी है, मतलब वो माइनर नहीं होना चाहिए और इंसेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेंटली फिजिकली फिट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, और माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, वो कम्पिटेंट होना चाहिए, कम्पिटेंट पार्टी होना चाहिए। बट एजेंट के लिए कम्पिटेंट होना उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, दो लॉ सेज कि एजेंट को भी कम्पिटेंट होना चाहिए, बट अगर वो कम्पिटेंट नहीं है तो भी वो एजेंट बन सकता है। लेकिन ये बहुत ही रिस्की अफेयर है। रिस्की कैसे है? अगर बाय चांस कुछ एजेंट ऐसा कुछ गलत करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे के सारे प्रिंसिपल के ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर एजेंट कैपेबल नहीं है, कम्पिटेंट नहीं है, तो एजेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक प्रिंसिपल एक ऐसे माइनर एजेंट को हायर करता है या फिर जो मेंटली फिट नहीं है ऐसे एजेंट को हायर करता है, तो उसकी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके गलत एजेंट के गलत एक्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी? प्रिंसिपल के ऊपर आ जाएगी। तो जो एक इनकम्पिटेंट एजेंट को रखना प्रिंसिपल के लिए ज्यादा रिस्की काम हो जाएगा। ठीक है, सो अ माइनर कैन ऑल्सो बिकम एन एजेंट
but it is a risky proposition for principal because minor cannot be held liable even for his wrongful acts. तो अगर एजेंट इस केस में अगर कुछ गलत भी करता है तो भी उसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा क्योंकि वो तो माइनर है, वो तो इनकम्पिटेंट है, प्रिंसिपल की गलती है, उसने हायर किया एजेंट को। तो प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल इवन फॉर द फ्रॉड कमिटेड बाय द माइनर। अगर माइनर कोई फ्रॉड करता है, कुछ भी गलत करता है, जानबूझ के करता है, तो उस केस में भी प्रिंसिपल विल बी लायबल एंड नॉट द एजेंट। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशंस। An agent establishes legal relations between the principal and the third party. तो जो एजेंट हायर करने का पर्पस यही था प्रिंसिपल का कि थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो पाए, लीगल रिलेशन में एंटर कर पाए। तो एजेंट का मेन काम क्या है? इट क्रिएट और इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। क्योंकि एक एजेंट प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में मीडिएटर का काम करता है, और जैसे ही इसका काम पूरा हो जाता है तो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट हो जाता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? एजेंट की वजह से। ठीक है। कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी। अब देखिए यहाँ पे अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को हायर किया है तो जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन दोनों तरफ से होनी चाहिए। ठीक है। प्रिंसिपल ने एजेंट को हायर किया तो अब एजेंट को भी प्रिंसिपल की तरफ से कुछ मिलना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। या फिर एजेंट को प्रिंसिपल को एजेंट की तरफ से कुछ मिलना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं है एजेंसी के लिए। ठीक है। देखिए अब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी किस तरीके से क्रिएट हो सकता है। अब इसके बहुत सारे मोड्स हैं। ठीक है, क्रिएशन के। अब इसमें 4 मेन मोड्स हैं। फर्स्ट इज थ्रू एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। आप अगर प्रिंसिपल और एजेंट वर्बली या फिर राइटिंग में एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ आप प्रिंसिपल रहोगे और आप उसके एजेंट रहोगे, तो वो है क्रिएशन ऑफ एजेंसी थ्रू एक्सप्रेस मोड। इफ द अग्रीमेंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट इज इम्प्लाइड, मतलब उनके बिहेवियर की वजह से, कंडक्ट की वजह से अगर ऐसा लगता है और ऐसा इनके बीच में ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, तो ये होगा एक इम्प्लाइड अग्रीमेंट टू क्रिएट द एजेंसी रिलेशनशिप। ठीक है। अब इम्प्लाइड में देखिए बाय एस्टॉपल है, बाय होल्डिंग आउट है और बाय नेसेसिटी है। तो ये जो नेसेसिटी है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज बाय रेटिफिकेशन। तो पहले जो चीजें एजेंसी और प्रिंसिपल का जो रिलेशन, एजेंट और प्रिंसिपल का जो रिलेशन था तब तक क्रिएट नहीं हुआ था जब वो काम हुआ, बाद में उसे ऑथोराइज कर दिया गया, बाद में उसे रेटिफाई कर दिया, तो आपका जो एजेंट और प्रिंसिपल का जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट हो गया। ठीक है। तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, रेटिफिकेशन। एंड लास्ट इज लॉ के ऑपरेशन की वजह से एजेंसी क्रिएट हो जाती है। ठीक है। मतलब आप विलफुली नहीं कर रहे हो, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेस नहीं किया है, बट लॉ की वजह से आपके बीच में एजेंसी का रिलेशन क्रिएट हो गया है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन क्रिएट हो गया है, उसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो स्टार्ट करते हैं, एक्सप्रेस क्रिएट हो गया है, उसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेस इम्प्लाइड से। ठीक है। सो एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां पे वो वर्बली प्रिंसिपल और एजेंट वर्बली या फिर इन राइटिंग अग्रीमेंट में एंटर करते हैं उसको बोलते हैं एजेंसी क्रिएटेड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज एजेंसी क्रिएटेड बाय इम्प्लाइड अग्रीमेंट। अभी इम्प्लाइड कहाँ से इम्प्लाइड होता है? इट अराइजेस फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ आइदर एजेंट और प्रिंसिपल और ड्यू टू सर्कमस्टांसेस और बिटवीन द रिलेशनशिप, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल पढ़ा कि ए का स्टोर था, बी उसमें मैनेजर था, तो उनके बीच में रिलेशनशिप ही ऐसा है कि वो वहां पे ऐसा कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं था कि तुम प्रिंसिपल और मैं एजेंट हो, बट उनके वहां पे रिलेशनशिप उन दोनों का ऐसा है, एक ओनर और मैनेजर का, कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज एजेंसी बाय एस्टॉपल। तो इम्प्लाइड एग्रीमेंट के मैंने बताया था आपको 3 मोड्स हैं। एजेंसी बाय एस्टॉपल क्रिएट हो जाती है, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट और एजेंसी बाय नेसेसिटी। नेसेसिटी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है। तो ये देखिए एजेंसी बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल में मतलब क्या है? अ पर्सन बाय हिज कंडक्ट विलफुली अलाउज अनदर टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। मतलब यहाँ पे एक प्रिंसिपल विलफुली अपनी मर्जी से दूसरे पर्सन को
उस तरीके से बिहेव करने के लिए, एक्ट करने के लिए आप अलाउ कर रहे हो। आप उसे बोल नहीं रहे हो कि तुम मेरे एजेंट हो, दूसरा पर्सन ऐसे पूरी तरीके से ऐसे काम कर रहा है कि जैसे वो आपका एजेंट हो और आप उसे रोक भी नहीं रहे हो। तो इस तरीके से वो एजेंसी दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। सब्सिक्वेंटली द प्रिंसिपल इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग सच अथॉरिटी ऑफ द एजेंट, द एक्ट्स ऑफ सच पर्सन विल बी बाइंडिंग अपॉन हिम। तो अगर आप एज अ प्रिंसिपल उस पर्सन को अलाउ करते हो इस तरीके से काम करने में, तो मतलब कि आप रेडी हो उसे एजेंट बनाने में। मतलब आपने बोला नहीं, एजेंट ने भी नहीं बोला, वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके कंडक्ट की वजह से ऐसा है और आपने भी उसे रोका नहीं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल। मतलब द प्रिंसिपल हैज नॉट स्टॉप्ड द एजेंट टू एक्ट एज हिज एजेंट। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल उस एजेंट के किसी भी काम को फिर रोक नहीं पाएगा। इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग सच अथॉरिटी ऑफ द एजेंट। तो जब प्रिंसिपल ने पहले ही उसे हर चीज के लिए अलाउ कर दिया, तो प्रिंसिपल उसे बाद में भी रोक नहीं पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से, ए टेल्स बी इन द प्रेजेंस ऑफ सी। ए बी को कहता है सी के प्रेजेंस में दैट ए इज सीज एजेंट। ठीक है, ए ने कहा है कि मैं जो हूँ सी का एजेंट हूँ। सी ने भी उसे मना नहीं किया, एक्चुअली में वो है भी नहीं, बट उसने ऐसे ही बोल दिया डील को करने के लिए कि मैं इनका एजेंट हूँ। सी ने भी उस चीज पर मना नहीं किया। तो यहाँ पे इम्प्लाइड क्रिएशन ऑफ एजेंसी हो जाता है। लेटर ऑन बी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद ए। अब बी यहाँ पे ए के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, ये मान के कि जो ए है वो सी का एजेंट है। अब क्या हो गया, क्योंकि सी ने पहले उसे मना ही नहीं करा बी को, तो अब जो है सी जो है उस एक्ट से ए के लिए, ए के उस सी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट के लिए बी सी सॉरी ए से बी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट created by implied agreement between the agent and the principal. So ये है agency by estoppel, जहाँ पे principal second person को, जो कि उसे agent की तरह behave कर रहा है, उसे stop नहीं करते हो, तो आप automatically उसके act के लिए responsible हो जाते हो और आप उसे बाद में deny नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है agency by estoppel। Next is agency by holding out। अब यहाँ पे holding out का मतलब देखिए क्या है। फर्स्ट केस में एजेंसी बाय स्टॉपल में एजेंट इस तरीके से बिहेव कर रहा था, या फिर उसने ये इंप्रेशन दिया कि मैं एजेंट हूँ। यहाँ पे एजेंसी बाय होल्डिंग आउट में क्या है, प्रिंसिपल इस तरीके का कंडक्ट करेगा, इस तरीके का इंप्रेशन देगा कि मैं प्रिंसिपल हूँ और ये मेरा एजेंट है। दोनों में ये डिफरेंस है बस। स्टॉपल में एजेंट बिहेव करेगा और यहाँ पे होल्डिंग आउट में प्रिंसिपल इस तरीके से इंप्रेशन देगा थर्ड पार्टी को कि ये मेरा एजेंट है। ठीक है, हियर principal himself gives an impression to the third party that somebody is his agent, whereas in agency by estoppel the principal plays a passive role। वहां पे प्रिंसिपल का रोल ये होता है कि वो एजेंट को रोकता नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल विलफुली दिखाता है कि ये मेरा एजेंट है यहाँ पे। ठीक है, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट में प्रिंसिपल एक्टिव है, एजेंसी बाय स्टॉपल में प्रिंसिपल पैसिव था और एजेंट एक्टिव था। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। Whereas in agency by estoppel, the principal plays a passive role by remaining silent and permit another person to represent him। तो एजेंसी बाय estoppel में प्रिंसिपल साइलेंट रहता है, चुप रहता है और एजेंट जो कर रहा है उसे करने देता है। लेकिन यहाँ पे एजेंसी ऑफ होल्डिंग आउट में प्रिंसिपल खुद ये इंप्रेशन देता है कि जो पर्सन है ये मेरा एजेंट है, बिना बोले। ठीक है, सो बी एम्प्लॉयड क्यू एज एन एजेंट। तो बी ने एम्प्लॉय किया क्यू को एजेंट में। तो बी यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल, क्यू उसका एजेंट है। एंड आफ्टर सम टाइम द सर्विसेज ऑफ क्यू वर टर्मिनेटेड। कुछ टाइम के बाद क्यू की सर्विसेज खत्म हो गई। ठीक है, बट इसके बारे में बी ने किसी को, अपने थर्ड पार्टीज को बताया नहीं जिसके साथ क्यू डील करता था बी के बिहाफ पे। अब उन पार्टीज को तो पता ही नहीं है कि क्यू के साथ में बी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। क्यू वहाँ पे किसी थर्ड पार्टी के पास गया और उनके साथ में फिर से वही डील कर ली, उनको गुड्स दिखाए और उन्होंने कहा कि भैया आप यहाँ पे शॉप पे जाके प्रिंसिपल से ले लेना और हमें पैसे दे दो, हम पेमेंट उनको करेंगे। और उनसे पेमेंट लेके भाग गया क्यों। अब इस केस में यहाँ पे आर जो है थर्ड पार्टी है, तो आर को जो नुकसान हुआ है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए बी रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, सब्सिक्वेंटली क्यू परचेज्ड सम गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम आर ऑन बिहाफ ऑफ बी। तो क्यू ने क्या किया, गुड्स ले लिए रेंट पे, सॉरी क्रेडिट पे आर से, और उसे लगा, आर को लगा कि ये बी के बिहाफ पे ले रहा है। और ठीक है, क्यू ने भी सच नहीं बताया और बी ने भी आर को पहले बताया ही नहीं था कि क्यू अपनी जॉब छोड़ चुका है। तो अब इस केस में बी वॉज लाइबल टू पे टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे बी इज लाइबल टू पे टू आर। तो समझ में आ गया। तो ये है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। और थर्ड जो हमने केस था एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मैंने यहीं पे कवर किया है क्योंकि बहुत ही बस एक लाइन का स्टेटमेंट था। और इसके बाद हम करेंगे प्रिंसिपल एजेंसी बाय नेसेसिटी। सो एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या है, जहाँ पे किसी और रिलेशनशिप की वजह से लॉ आपको एजेंट और प्रिंसिपल के रिलेशनशिप में बाउंड कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप फर्म की जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स आर कंसिडर्ड एज एन एजेंट ऑफ द फर्म।
तो जो हर एक पार्टनर है वो एजेंट की तरह ट्रीट करता है लॉ उन्हें पार्टनरशिप फर्म का एजेंट। तो पार्टनरशिप फर्म उनका प्रिंसिपल है और वो जो सारे पार्टनर्स हैं उनके एजेंट हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी साइन नहीं किया है, बट ऑपरेशन ऑफ लॉ, क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप फर्म अपने रजिस्टर कराई तो ऑटोमेटिकली लॉ की नजरों में उसके एजेंट बन गए, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं थर्ड इम्प्लाइड अग्रीमेंट बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल इज एजेंसी बाय नेसेसिटी, कि किसी जरूरत की वजह से आप एजेंसी के में एंटर कर गए हो, आप एजेंट या प्रिंसिपल बन गए हो, ठीक है। सो इन सर्टेन अर्जेंट सर्कमस्टांसेस अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू एक्ट एज एन एजेंट फॉर अनदर विदाउट हिज कंसेंट। तो आपने उस प्रिंसिपल की परमिशन नहीं ली, उसकी कंसेंट नहीं ली, बट क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं और अर्जेंट सर्कमस्टांसेस हैं कि आपको एजेंट के तरीके से एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो, in an emergency when an agent exceeds his authority to protect his principal from laws and it is not possible to communicate with principal to give instructions. और ये यहाँ पे this is B, is R, ठीक है। हाँ जी, तो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर एक एजेंट अपनी अथॉरिटी, मतलब उसको जो अथॉरिटी मिली है कॉन्ट्रैक्ट में, उससे ज़्यादा एक्सीड करता है, क्यों करता है? प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए, और उसके पास इतना टाइम नहीं था, टाइम की कमी की वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता प्रिंसिपल से, उसे डायरेक्शन नहीं ले सकता, लेकिन उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करके सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के लॉस को कम करने के लिए, प्रिंसिपल को बचाने के लिए वो ऐसा करता है, तो उसे बोलते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी, ठीक है। तो अब देखिए, मिस्टर ए कंसाइंस गुड्स टू बी एट कोलकाता, ए ने बी को गुड्स दिए कोलकाता में, ये बोल के कि आप मिस्टर सी को इमीडिएटली ये भेज दो किसी और स्टेट में। अब बी को वो गुड्स को कोलकाता में ही सेल करना पड़ा, क्यों? क्योंकि अगर वो मिस्टर सी को वो उसमें जर्नी में भेजता तो वो जर्नी में सारे के सारे गुड्स बर्बाद हो जाते हैं, उनकी स्टेटस ही आ चुका था गुड्स का। तो अब यहाँ पे बी ने किस तरीके से एक्ट किया? अपनी अथॉरिटी से जाके, मतलब उसकी अथॉरिटी थी कि उसे ये गुड्स को मिस्टर सी को भेजना है, बट उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए। अगर वो ऐसा करता तो सी तो उसे क्लेम करता डैमेजेस और गुड्स भी नुकसान हो जाते। अब यहाँ पे इसने कोलकाता में ही बेच के उनसे कुछ तो पैसे कमाए हैं जो अपने प्रिंसिपल को दे सकता है। तो यहाँ पे एजेंट ने एक रिस्पॉन्सिबल एजेंट की तरह से बिहेव करा है प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए, तो ये होता है एजेंसी बाय नेसेसिटी। तो जो एक मजबूरी की वजह से, इमरजेंसी की वजह से अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से बाहर जाता है या फिर उनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन क्रिएट हो जाता है प्रिंसिपल और एजेंट का, उसको बोलते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी, ठीक है। It arises when the carrier of goods acting as a bailier does anything to protect or preserve the goods. तो जो बेली है, सपोज आपके गुड्स रेलवे से किसी और स्टेट में जा रहे हैं, तो आप कैरियर ऑफ गुड्स हो या फिर आप कोई ट्रक वाले हो जिसपे के थ्रू आपके गुड्स किसी और उसमें जा रहे हैं, तो आप बीच में क्या कर रहे हो? सपोज आपका ट्रक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बहुत सारे गुड्स नुकसान हो सकते थे, तो आपने कुछ ऐसा किया है, अपने गुड्स को बचाने के लिए आपने एक्ट किया है। तो यहाँ पे आपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट कर दिया, जो प्रिंसिपल को अपने गुड्स को बचाना था वो आपने उसका काम कर दिया है, ठीक है, एज अ कैरियर ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे यू विल बी ट्रीटेड एज एन एजेंट, ठीक है। नाउ एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये उस टाइम की बात है जब वाइफ काम नहीं करती थी और उनके लिए अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी, उनके एसेट से क्लेम करना होता था नेसेसरीज के लिए। तो आज के टाइम पे मतलब वी हैव टू रीलुक एट दिस प्रोविजन, बिकॉज अब हस्बैंड और वाइफ के बीच में जिस तरीके का नेसेसिटी वाला रिलेशनशिप अब नहीं है जो पहले होता था, ठीक है। तो यहाँ पे वाइफ ऑन बिहाफ ऑफ हस्बैंड फॉर परचेजिंग नेसेसरीज कैन प्लेज द क्रेडिट ऑफ हर हस्बैंड, मतलब अपने हस्बैंड की किसी एसेट को प्लेज रख के अपनी नेसेसरीज खरीद सकती हैं वाइफ्स। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयड रिलेशनशिप है हस्बैंड और वाइफ का, एजेंसी बाय नेसेसिटी, क्योंकि वाइफ को वो नेसेसरीज की जरूरत है और ये नेसेसिटी की वजह से इन दोनों के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये था एजेंसी बाय नेसेसिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एजेंसी इज आल्सो क्रिएटेड बाय रैटिफिकेशन ऑफ द पास्ट एक्ट्स। रेटिफिकेशन मतलब उसे बाद में ऑथोराइज करना, बाद में उसे लीगलाइज करना जो पहले अनऑथोराइज्ड था, ठीक है। अब देखो, रेटिफिकेशन मीन्स, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। रेटिफिकेशन मीन्स सबसीक्वेंट अडॉप्शन ऑफ एन अनऑथोराइज्ड एक्ट। तो ऐसे किसी जो पहले अनऑथोराइज्ड था उसे अडॉप्ट करना बाद में, ताकि अब वो ऑथोराइज्ड एक्ट बन जाए, उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन।
ठीक है। अब एजेंसी अराइजेस आफ्टर द इवेंट, तो रेटिफिकेशन के बाद आपकी एजेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए इसमें पहले पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जांपल पढ़ते हैं, तो ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा कि एजेंसी बाय रेटिफिकेशन कैसे क्रिएट होती है और रेटिफिकेशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। ये अ पर्सन एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी, तो मैंने किसी और के बिहाफ पे काम कर लिया और उसे उस चीज की नॉलेज ही नहीं है, एंड इफ द अदर पर्सन अडॉप्ट सच एक्ट देन, ठीक है, तो मैंने पहले किसी और के बिहाफ पे काम किया, उसे इसकी नॉलेज नहीं थी, बाद में उस बंदे ने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया, इसको बोलते हैं रैटिफिकेशन लेटर। तो बाद में अडॉप्ट कर लिया, एजेंट वाला काम मैंने पहले ही कर दिया, बाद में प्रिंसिपल ने उसे अडॉप्ट कर लिया, तो जब अडॉप्ट कर लिया तो वो एजेंसी का रिलेशनशिप क्रिएट हो गया एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में, एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ द एक्ट वाज डन विद द अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के बाद में अडॉप्शन की वजह से उस एक्ट को उसी तरीके से माना जाएगा एज इफ इट वाज डन विद द अप्रूवल, विद द कंसेंट, विद द अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ो तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी, पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। एक्स गिव्स वाइस प्रॉपर्टी ऑन रेंट बेसिस टू क्यू, तो एक्स ने वाई की प्रॉपर्टी रेंट पर क्यू को दे दी विदाउट द नॉलेज ऑफ वाई, वाई को पता भी नहीं है कि भैया मेरी प्रॉपर्टी एक्स ने क्यू को भी दे दी, ठीक है। अब एक्स बाद में क्या करता है, जो भी क्यू से रेंट मिलता है वो जाके वाई को दे देता है, मंथली रेंट जो भी मिलता है, सो इट इम्प्लाइज रैटिफिकेशन, और वाई भी उस चीज को मना नहीं करता है, तो ये क्या हो गया, आपने उस चीज को जो पहले अनऑथराइज था, एक्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि वाई की प्रॉपर्टी ऐसे आप कैसे रेंट पे दे सकते हो, लेकिन क्योंकि वाई ने बाद में इस चीज के कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जो रेंट मिला, मतलब इसमें क्या है, एक्स और वाई के बीच में एजेंसी क्रिएट हो गई है, और ये जो एक्स और क्यू का जो जो रेंटल वाला ये जो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ, ये बिल्कुल ऑथोराइज और लीगल वैलिड रिलेशनशिप होगा। सो इट इम्प्लाइज रैटिफिकेशन ऑफ रेंटेड प्रॉपर्टी। तो वाई ने अगर बाद में रेंट एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब क्या है, उसने उस चीज को जो पहले अनऑथराइज एक्ट था एक्स का उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक्स और वाई के बीच में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, एक्स और क्यू का जो रेंटल प्रॉपर्टी का जो इशू था ये भी एक अग्रीमेंट बन चुका है, ठीक है, ओके। और रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड रैटिफिकेशन, तो एक रैटिफिकेशन को वैलिड कब माना जाएगा, द एक्ट मस्ट हैव डन ऑन बिहाफ ऑफ द आइडेंटिफिएबल प्रिंसिपल एंड हैविंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। तो आपने जो भी एक्ट किया, जहाँ जैसे कि इस एग्जांपल में देखते हैं एक्स ने जो भी काम किया, जो एजेंट ने जो भी एक्ट किया है वो एक प्रिंसिपल के बेसिस पे ही किया है, और इस प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब उसे पता है, क्यू को पता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये वाई की प्रॉपर्टी है, एक्स वाई के बिहाफ पे काम कर रहा है, ये इंप्रेशन है क्यू के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसको वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मिस्टर जो वाई है ये प्रिंसिपल है, ठीक है, और उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब ही शुड नॉट बी माइनर, 18+ एज होना चाहिए, और वो इंसेन नहीं होनी चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट बाय एजेंट, उस टाइम पे कोई प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, ठीक है, जब एजेंट ने वाई के क्यू के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रेंटल इनकम का, अगर वो नहीं है एग्जिस्टेंस में तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले प्रिंसिपल की डेथ हो गई, प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को चाबी दे रखी थी भैया कि आप देख लेना, अब एक्स ने क्या करा, क्यू को घर दिखाया, क्यू ने रेंट पे ले लिया, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में ये जो एक्स और क्यू का भी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये वैलिड नहीं माना जाएगा। एन एक्ट टू बी रेटिफाइड मस्ट बी वैलिड एंड लॉफुल, तो जिस भी एक्ट को आप बाद में रेटिफाई करते हो वो पहले वैलिड और लॉफुल होना चाहिए, मतलब आप सपोज आप ऐसे गुड्स किसी को दे रहे हो, एक्स ने कुछ ऐसे गुड्स क्यू को दे दिए जो कि इलीगल है, स्मगलिंग कर रहा है, तो क्या उसे अगर आप बाद में उसकी जो इनकम है उसे आप रेटिफाई भी करते हो, मिस्टर वाई रेटिफाई भी करते हैं, तो क्या वो वैलिड हो जाएगा? नहीं। अगर ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नहीं है, वैलिड नहीं है, तो बाद का कॉन्ट्रैक्ट, बाद का रिलेशन, उसके बेसिस पे जो भी कुछ होगा वो भी कैसे लॉफुल हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। तो आप उस चीज को रेटिफाई नहीं कर सकते हो, और करते हो तो फिर भी वो अनलॉफुल ही रहेगा। Whole transaction must be ratified and partial acceptance is not valid। अब देखिए एक्स ने यहाँ पे अगर दो प्रॉपर्टी दिखा दी है क्यू को, वाई की, दोनों क्यू ने रेंट पर ले ली, और उसमें से जो वाई ने कहा बाद में एक घर का रेंट तो ले लिया, दूसरे का कि नहीं यहाँ पे तो हम रहेंगे, इसका मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो ये अलाउड नहीं है रेटिफिकेशन की। पार्शियल रेटिफिकेशन होगा कि एक का अलाउड है दूसरे का नहीं, ये पार्शियल रेटिफिकेशन, पार्शियल एक्सेप्टेंस विल नॉट बी अलाउड, आइदर यू रेटिफाई द होल ट्रांजेक्शन और रिजेक्टेड इन द होल, मतलब टोटलिटी में या तो एक्सेप्ट करो, टोटलिटी में या तो रिजेक्ट करो। पार्शियल एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड, इज नॉट अलाउड, ठीक है। प्रिंसिपल मस्ट हैव नॉलेज ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द एक्ट टू बी रेटिफाइड, तो प्रिंसिपल के पास वो सारी नॉलेज होनी चाहिए प्रिंसिपल फैक्ट्स की, मटेरियल फैक्ट्स की, एजेंट के एक्ट को लेके जिसको उसे रेटिफाई करना है बाद में, ठीक है। तो अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो वो वैलिड ही नहीं होगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप एंटर करते हो जिसकी आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो प्रॉपरली वैलिड नहीं होगा, वॉइडेबल होगा, ठीक है। रेटिफिकेशन मस्ट टेक प्लेस विद इन अ रीजनेबल टाइम, अगर आप उस
उसको एक रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट नहीं करते हो एजेंट की एक्टिविटी को, तो उसे आप कहोगे कि आपने उसे रेटिफाई नहीं करा था, मतलब आपके पास रेटिफिकेशन का भी रीजनेबल टाइम है। सपोज अगर एक्स ने वाई की प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी क्यू को, और उससे जो भी रेंटल इनकम आ रही है एक्स ने वाई को दी ही नहीं, या वाई ने 1 साल तक एक्सेप्ट ही नहीं करी, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वाई की प्रॉपर्टी क्यू को रेंट पर नहीं दी जा सकती थी, और वाई एक्स को सू कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वाई ने इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया रीजनेबल टाइम में। तो एक्स और वाई के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी क्रिएट नहीं होगा। रेटिफिकेशन मस्ट नॉट कॉज लॉस टू द थर्ड पार्टी। अब इसकी वजह से रेटिफिकेशन की वजह से थर्ड पार्टी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए यहाँ पे, जो कि क्यों है। अब ये देखिए, एक्स होल्ड्स अ लीज फ्रॉम पी टर्मिनेबल ऑन 3 months नोटिस एज एन अनऑथोराइज्ड पर्सन गिव्स नोटिस ऑफ टर्मिनेशन टू एक्स। तो एक्स के पास लीज पर पी की कोई प्रॉपर्टी है, और एस ने क्या किया, एस को ये थर्ड पर्सन ही है जिसने नोटिस दिया है एक्स को कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये खत्म हो जाएगा, लीज तुम्हारी खत्म हो जाएगा। द नोटिस कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय पी। तो ये जो नोटिस दिया है एस ने, ये इसे पी रेटिफाई नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इससे एक्स को नुकसान हो रहा है, थर्ड पार्टी को नुकसान हो रहा है, तो इस केस में रेटिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप एस उसे टर्मिनेशन की धमकी देता है तो वो एक वैलिड चीज नहीं है। लास्ट इज रेटिफिकेशन हैज अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब देखिए, यही वाला रेंटल एग्जांपल देते हैं, एक्स ने क्यू को रेंट दिया, रेंट पर प्रॉपर्टी दी, लेट्स से फ्रॉम 1st Jan, क्यू ने उसे रेंट दिया 30th Jan को या 1st Feb को। अब वाई को ये रेंट मिलेगा 1st Feb को या 2nd Feb को या 4th Feb को या 5th Feb को। अब वाई ने उसे रेटिफाई एक्सेप्ट करके रेटिफाई किया 5th Feb को, लेकिन क्योंकि रेटिफिकेशन का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक्स और क्यू के बीच में 1st January को, तो जो इनकी एजेंसी क्रिएट हो गई एक्स और वाई की, वो 5th Feb से नहीं होगी, वो 1st Jan से ही क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वाई ने उसके पुराने एक्ट को भी ऑथोराइज कर दिया है। तो रेटिफिकेशन आप मानोगे कि आपने किया लेट है, लेकिन उसकी वजह से, क्योंकि जब भी एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ थर्ड पार्टी से, वो तब से ही वैलिड हो जाएगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव क्या है, पुरानी पिछली डेट से वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड हो जाएगा, ना कि उस डेट से जिस डेट को आप एंटर करे हो, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। देखिए एजेंट क्या अथॉरिटी, देखिए एजेंट की क्या क्या अथॉरिटी है। पहली है एक्चुअल और रियल अथॉरिटी। तो जो भी प्रिंसिपल ने उसे काम दिया, अगर वो उसे उतना परफॉर्म करता है तो वो उसकी एक्चुअल अथॉरिटी है। एजेंट कैन बाइंड द प्रिंसिपल बाय ऑल हिज एक्ट्स परफॉर्म्ड विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। तो जो प्रिंसिपल ने जिसको जिस काम के लिए रखा है, अगर एजेंट उसी काम को करता है, उसमें से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल लायबल होगा। एन एजेंट हैविंग अथॉरिटी टू डू एन एक्ट और टू कैरी ऑन अ बिजनेस हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग नेसेसरी टू डू सच एक्ट और फॉर कंडक्टिंग सच बिजनेस। तो अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को किसी सपोज बिल्डिंग को सेल करने के लिए हायर किया, तो उस बिल्डिंग को सेल करने के लिए उसे जो लॉफुल चीज वो करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है, वो उसकी अथॉरिटी में आएगी, एजेंट की अथॉरिटी। तो ये होती है उसकी रियल अथॉरिटी, ठीक है, तो वो सारी चीजें लॉफुल होंगी, ठीक है। तो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो कोई भी रास्ता अपनाता है अगर लॉफुल, तो वो सारा उसकी अथॉरिटी, रियल अथॉरिटी के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ये है उसकी रियल अथॉरिटी। सेकंड है ओस्टेंसिबल और अपैरेंट अथॉरिटी। ये वो अथॉरिटी है जो बाकी लोगों को लगता है कि उसकी अथॉरिटी एजेंट की, क्योंकि वो इस तरीके से कंडक्ट करता है, अपने बिहेवियर में शो करता है, लेकिन एक्चुअल में वो उसकी अथॉरिटी हो भी सकती है और नहीं भी। सो दिस अथॉरिटी सीम्स टू बी पोजेस्ड बाय सच एजेंट। ऐसा लगता है एजेंट के पास अथॉरिटी है, बट हो सकता है ये अथॉरिटी उसके पास हो भी और ना भी हो। तो ये है पेरेंट, जो दिखती है कि उसकी अथॉरिटी है, बट एक्चुअल में वो उसकी अथॉरिटी हो भी सकती है और नहीं, तो वो है पेरेंट अथॉरिटी। थर्ड इज एजेंट्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी। तो इमरजेंसी में अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए एजेंट जो भी काम करेगा वो उसकी इमरजेंसी अथॉरिटी होगी। ही इज ऑथराइज्ड टू डू ऑल सच एक्ट्स नेसेसरी टू प्रोटेक्ट हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस। तो एक नॉर्मल इंसान अपनी इंटेलिजेंस से उस इमरजेंसी सिचुएशन में जो भी कर सकता है प्रिंसिपल को बचाने के लिए नुकसान में, वो सारा का सारा उसकी अथॉरिटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी हिज इमरजेंसी अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इट शुड बी डन बिफोर सब एजेंट। तो ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो क्या एक एजेंट अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है? लॉ कहता है नहीं कर सकता। एक प्रिंसिपल ने कुछ काम करने के लिए एजेंट को हायर किया, तो प्रिंसिपल ने अपनी अथॉरिटी ऑलरेडी डेलीगेट कर दिया है एजेंट को, तो क्या एजेंट भी उसको डेलीगेट कर सकता है? नहीं, ठीक है। तो लॉ तो सीधा सीधा चीज को मना करता है। एंड एजेंट इज हिमसेल्फ बीइंग अ डेलीगेट। जिसने किसी अपने काम को डेलीगेट किया है, वो आगे और किसी को उस फंक्शन को डेलीगेट नहीं कर सकता, क्योंकि आप प्रिंसिपल के साथ यही बोल के एंटर करे हो कॉन्ट्रैक्ट में कि आप उसे पर्सनली के लिए वो काम करोगे। तो अगर आप उसको डेलीगेट करते हो, मतलब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड कर रहे हो, उसको ब्रीच कर रहे हो, ठीक है, उसे तोड़ रहे हो, उसके क्लॉज और उसके प्रोविजंस के बाहर जाके काम कर रहे हो। तो नो, लॉ डज नॉट परमिट एन एजेंट टू डेलीगेट हिज फंक्शंस, बट इन सम एक्सेप्शंस यस, द एजेंट कैन डेलीगेट हिज अथॉरिटी। तो देखिए वो एक्सेप्शंस क्या हैं। अगर प्रिंसिपल की कंसेंट है, या तो इम्प्लाइड या तो एक्सप्रेस, तो जो है एजेंट अपना काम डेलीगेट कर सकता है। तो प्रिंसिपल की कंसेंट बहुत जरूरी है। अगर कोई एजेंसी का ऐसा काम है जहां पे सब एजेंट रखना ही जरूरी है,
ठीक है, मतलब वहाँ पे काम ही ऐसा है, एजेंसी ही ऐसी है कि आपको सब एजेंट रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपनी अथॉरिटी को सब एजेंट को डेलीगेट कर सकते हो। तो सब एजेंट कौन है? जिसको एक एजेंट अपना काम डेलीगेट करता है, ठीक है। तो वो जो सब एजेंट है वो एजेंट का एम्प्लॉय हो जाएगा, ना कि प्रिंसिपल का। वेयर ट्रेड कस्टम्स अलाउ, तो यहाँ पे ट्रेड जो है वो आपका उसमें जो कस्टम्स है, मतलब शुरू से ऐसे चलता आ रहा है कि इसमें एजेंट अपने काम को डेलीगेट करते हैं, तो उस काम में आप उस कस्टम के हिसाब से आप भी डेलीगेट कर सकते हो, तो वो लॉफुल होगा, ठीक है। If the act does not require any discretion and of clerical in nature, तो अगर कोई काम ऐसा है जिसमें आपको अपना दिमाग यूज नहीं करना, आपको अपना डिस्क्रिप्शन यूज नहीं करना, सब्जेक्टिव क्वालिटीज यूज नहीं करनी, तो उस केस में भी फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ एक मोनोटोनस या फिर एक क्लैरिकल नेचर का काम करना है जिसमें दिमाग का यूज नहीं होता, ठीक है, एक मोनोटोनस और रेपिटेटिव नेचर का काम करना है, तो उस केस में आप उसको डेलीगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक एजेंट का काम है, प्रिंसिपल ने एक एजेंट को हायर किया कि आप जो भी बंदा आएगा उस आपको प्रिंसिपल की दुकान दिखानी है इसे, ठीक है, तो ये काम है सिर्फ एजेंट का। तो यहाँ पे ये काम कोई भी कर सकता है, उसमें एजेंट की कोई पर्सनल स्किल्स की जरूरत नहीं है, तो ये वाला जो काम है आप डेलीगेट कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपकी कोई पर्सनल अपनी कोई स्किल्स और टैलेंट की जरूरत नहीं है। इट बिकम्स नेसेसरी ड्यू टू सम अनफोर्सिन इमरजेंसी, अब इमरजेंसी की वजह से जरूरी हो जाता है कि एजेंट किसी और सब एजेंट को हायर करे, ठीक है। तो इन केसेस में यू कैन डेलीगेट योर अथॉरिटी, अदरवाइज नो, यू आर नॉट अलाउड टू डेलीगेट योर अथॉरिटी। अब देखिए थर्ड केस है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कौन होता है? क्या ये एक सब एजेंट होता है? नहीं। क्या ये एजेंट का एम्प्लॉय है? नहीं। ये एक एजेंट के पैरेलल में ही दूसरा एजेंट है जिसको प्रिंसिपल को आंसरेबल है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को एजेंट ही हायर करता है, ठीक है। सो एजेंट इज ऑथोराइज्ड टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर प्रिंसिपल, एजेंट अपने बदले में किसी और एजेंट को बना देता है कि भैया अभी मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मेरे बदले में थोड़ी देर तक तुम काम कर लो, या फिर मेरे पास भी बहुत काम है, तुम भी लग जाओ और हम दोनों एजेंट की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है वो इस एजेंट को, जो एक्चुअल एजेंट है, इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, मतलब वो जो एजेंट ये काम कर रहा था अब उसका काम सब्स्टिट्यूटेड एजेंट करेगा। मतलब ये जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है ये एजेंट के अंदर नहीं आएगा, ये उसके इक्वल है, उसके पैरेलल में है। तो ये दोनों के दोनों जो एजेंट है और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट दोनों ही प्रिंसिपल को आंसरेबल होंगे। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज द एजेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड नॉट ऑफ एजेंट। समझ में आ गया? ये प्रिंसिपल का एम्प्लॉय, प्रिंसिपल का एजेंट है, ना कि एजेंट का एजेंट है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट डायरेक्टली रिस्पांसिबल टू द प्रिंसिपल, तो जैसे कि एजेंट प्रिंसिपल को रिस्पांसिबल है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट भी प्रिंसिपल को रिस्पांसिबल होगा, ना कि एजेंट को, ठीक है। उसे हायर करता है एजेंट, उसे रखता है एजेंट, बट वो आंसरेबल किसको है? प्रिंसिपल को। रिस्पांसिबल किसको है? प्रिंसिपल को। अब देखो सब एजेंट जिसको हम डेलीगेट, जिसको एक एजेंट अपना काम डेलीगेट करता है, इट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय और एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ एजेंट। तो जो सब एजेंट है इसे एजेंट हायर करता है, एजेंट के कंट्रोल में काम करेगा, एजेंट के अंडर काम करेगा, तो एजेंट का एम्प्लॉय माना जाएगा। तो सब एजेंट विल बी रिस्पांसिबल टू द एजेंट, नॉट टू द प्रिंसिपल। सो इफ सब एजेंट इज प्रॉपर्ली अपॉइंटेड का मतलब यहाँ पे क्या है? ये जो हमने कंडीशंस पढ़ी है ना, एक्सेप्शंस, अगर इन एक्सेप्शंस की वजह से आपने अपनी अथॉरिटी, एजेंट ने अपनी अथॉरिटीज डेलीगेट करी है सब एजेंट को, उसको बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंट हुआ है। उस केस में प्रिंसिपल विल बी रिस्पांसिबल फॉर हिज एक्ट टू द थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल, सब एजेंट के भी किसी एक्ट के लिए प्रिंसिपल ही रिस्पांसिबल होगा थर्ड पार्टी को, एजेंट रिस्पांसिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। अब सब एजेंट के कामों के लिए एजेंट रिस्पांसिबल होगा प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल रिस्पांसिबल होगा थर्ड पार्टी को, और एजेंट रिस्पांसिबल होगा प्रिंसिपल को, और सब एजेंट रिस्पांसिबल होगा एजेंट को, ना कि प्रिंसिपल को। बट अगर सब एजेंट ऐसा कुछ फ्रॉड करता है तो वो प्रिंसिपल को आंसरेबल होगा, अदरवाइज ही विल बी आंसरेबल टू एजेंट ओनली एंड प्रिंसिपल कैन सू हिम और द एजेंट। तो अगर ऐसा कुछ फ्रॉड करता है सब एजेंट, तो प्रिंसिपल या तो एजेंट को या सब एजेंट किसी को भी सू कर सकता है। सो इफ सब एजेंट इज इम्प्रॉपर्ली अपॉइंटेड, तो सब एजेंट का इम्प्रॉपर्ली मतलब उन एक्सेप्शंस के बाहर जाके अगर एजेंट ने सब एजेंट को हायर किया है तो प्रिंसिपल इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिम, तो प्रिंसिपल उसके लिए रिस्पांसिबल नहीं है उसके कामों के लिए। एजेंट विल बी रिस्पांसिबल टू द प्रिंसिपल एज वेल एज टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट, एंड सब एजेंट इज नॉट रिस्पांसिबल टू द प्रिंसिपल इवन इन केस ऑफ फ्रॉड। तो यहाँ पे सब एजेंट फ्रॉड के लिए भी प्रिंसिपल को आंसरेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये है सब एजेंट। अब आते हैं ड्यूटीज ऑफ एजेंट। अब ड्यूटी, एजेंट की क्या क्या ड्यूटी है? एक्ट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल डायरेक्शंस और कस्टम्स। तो जहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है प्रिंसिपल एजेंट का, उनके हिसाब से काम करो, और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, डायरेक्शंस नहीं है प्रिंसिपल की, तो जो कस्टम्स कहते हैं, जो नॉर्मली चलता आता है, उसके हिसाब से काम करो। इफ द एजेंट एक्ट्स अदरवाइज, तो अगर एजेंट उसके खिलाफ जाके कुछ और काम करता है और उसकी वजह से लॉस होता है, तो एजेंट की ड्यूटी बनती है उस लॉस को खत्म करके उसे कंपनसेट करे, किसको? प्रिंसिपल को। और अगर उससे कुछ प्रॉफिट होता है उसके ऐसे कुछ काम से, जैसे वो बाहर अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम करते हैं, उससे प्रॉफिट होता है, तो एजेंट की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो प्रिंसिपल को उस पैसे को दे दे, प्रॉफिट को दे दे, ठीक है। आप ये देखो एग्जांपल देखो, पी एम्प्लॉयड क्यू एज एन एजेंट टू कैरी ऑन हिज बिजनेस, पी इज द प्रिंसिपल, क्यू इज द एजेंट अकॉर्डिंग टू द कस्टम। क्यू के पास कस्टम्स क्या कहते हैं? अभी देखो पी की डायरेक्शंस नहीं है, बट कस्टम्स कहते हैं अगर आपके पास कुछ भी पैसा है तो आप उसे इन्वेस्ट करो और उस पर इंटरेस्ट कमाओ। अब क्यू ये करने से फेल हो गया, क्यू ये नहीं कर पाया, तो अब जो पी को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था उसे नहीं मिल रहा, नुकसान हुआ उसे पैसों का, ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्यू, ठीक है। कैरी आउट वर्क विद रीजनेबल स्किल एंड डिलीजेंस, तो अपना प्रॉपर्ली काम करना है जैसे कि ये तुम्हारा खुद का काम हो, ठीक है। सो ही मस्ट कंपनसेट हिज प्रिंसिपल इफ
इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज ओन नेग्लेक्ट एंड मिसकंडक्ट। तो अपने नेग्लिजेंस की वजह से, मिसकंडक्ट की वजह से अगर प्रिंसिपल को कोई नुकसान होता है तो उस केस में एजेंट ही प्रिंसिपल को उसकी भरपाई करेगा। सो एक्स इज एन एजेंट ऑफ पी, सोल्ड द गुड्स टू जी ऑन क्रेडिट। तो एक्स एजेंट है प्रिंसिपल पी का और एक्स क्या करता है, गुड्स को क्रेडिट पर सेल कर देता है जी को। लेकिन वहां की एक डायरेक्शन थी पी की कि आपको जो भी बंदा आएगा गुड्स परचेज करने के लिए, आप उसको उससे पूछताछ करके ही गुड्स बेचने हैं। आपको उसको सॉल्वेंसी चेक करनी है कि वो सॉल्वेंट है कि नहीं, वापस वो पैसे दे पाएगा कि नहीं, तभी उसको गुड्स सेल करने हैं। अब इसने क्या किया, एक्स ने उससे कोई ज्यादा पूछताछ नहीं करी, बातें करी और जी को गुड्स दे दी, मतलब इग्नोरेंस में, नेग्लेक्ट में कि हाँ ये तो ठीक दिख रहा है, ठीक ही होगा, ठीक है। अब जी एक्चुअल में क्या था, इंसॉल्वेंट। जी ने पी को पैसे नहीं दिए, पी को हो गया नुकसान, तो पी के इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, एजेंट एक्स, ठीक है। रेंडर अकाउंट्स टू प्रिंसिपल ऑन डिमांड। तो जब भी प्रिंसिपल डिमांड करे आप उसको सारे अकाउंट्स दिखाओगे, आपकी ड्यूटी है। और जब भी प्रिंसिपल पैसा डिमांड करे, जो भी आपको एज एन एजेंट मिला है, आप उसे पैसे भी लौटा दोगे। कम्युनिकेट एंड ऑब्टेन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम प्रिंसिपल इन केस ऑफ डिफिकल्टी। अगर आपको किसी काम को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या करना है, तो बजाय अपना दिमाग यूज करने के आस्क प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से पूछो, उनसे पूछ के ही काम करो कि भैया वो क्या कहते हैं, ठीक है। नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट। आप अपने तरफ से प्रिंसिपल के काम में नहीं कर सकते हो काम, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने फेवर में काम करोगे तो आपकी जो ड्यूटी है कि आपको प्रिंसिपल के फेवर में काम करना है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। सो हिज इंटरेस्ट विल कॉन्फ्लिक्ट विद हिज ड्यूटी। फॉर एग्जांपल, ये क्या है, अब यहाँ पे पहले एग्जांपल देखो, ए डायरेक्ट हिज एजेंट बी टू बाय सर्टेन हाउस फॉर ए। ए ने कहा है बी को कि तुम मेरे एजेंट हो, मेरे लिए घर खरीदो। बी ने उसे कहा कि नहीं, हम ये वाला घर नहीं खरीद सकते, बिकॉज ए वांटेड टू बाय दिस हाउस फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। तो ए ने यहाँ पे अपने इंटरेस्ट के लिए बी को मना कर दिया कि नहीं, ये वाला घर नहीं खरीद सकते, क्योंकि ए उस घर को खरीदना चाहता था, ए ने उस घर को खरीद लिया। तो मतलब ए ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे काम किया, ना कि बी के इंटरेस्ट के लिए। तो ये यहाँ पे लॉफुल नहीं है। ए को जैसे ही, सॉरी बी उसका एजेंट था, तो ए को जैसे ही ये पता लगा, उसने कंपेल किया बी को, नाउ बी हैज टू सेल दिस हाउस टू ए एट द प्राइस ही गेव टू बाय दिस हाउस। तो जो प्राइस में, जिसमें प्राइस में बी ने खरीदा था, अब वो प्राइस में बी को ए को सेल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी ने उसके एजेंट के तरीके से काम नहीं किया, बल्कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम किया। तो ये अलाउड नहीं है एजेंट को कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करे, ना कि प्रिंसिपल के। So if the agent desires to deal on his own account, मतलब अपने फेवर में, he must disclose material circumstances to the principal and obtain his consent। तो प्रिंसिपल की कंसेंट के बाद ही आप अपने फेवर में अपने फायदे का काम कर सकते हो, ना कि उसकी कंसेंट के बिना, because his interest will conflict with his duty not to make secret profit। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है एजेंसी की, ठीक है, उसमें आपके पास अथॉरिटी होती है सीक्रेट प्रॉफिट करने की, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसके लिए काम ना करो। वही हो गया कि आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहे हो, आपको प्रिंसिपल के फेवर के लिए काम करना है। टू बी ऑल द सम्स रिसीव्ड टू प्रिंसिपल बाय डिडक्टिंग ऑल मनी ड्यू टू हिम। तो एजेंट की ड्यूटी बनती है कि जो भी एजेंट को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में पैसा मिलता है, वो सारा का सारा प्रिंसिपल को वापस कर दे, अपना जो भी ड्यू मनी है उसको डिडक्ट करके, जैसे जो भी उसके मंथली इनकम है या कंपनसेशन जो कमीशन उसे मिलेगा, उसको डिडक्ट करके वो सारा का सारा पैसा प्रिंसिपल को वापस कर दे। नॉट टू डेलीगेट अथॉरिटी, पर जो कि एजेंट को अपनी अथॉरिटी किसी और को डेलीगेट नहीं करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल, डेथ और इंसैनिटी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की डेथ के बाद या फिर वो इंसेन हो गया, उसके बाद में प्रिंसिपल के साथ में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, लेकिन उसे तब भी प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की उसकी ड्यूटी होनी चाहिए। इन केस में सिर्फ डेथ और इंसैनिटी के केस में, ना कि किसी और केस में। नॉट यूज इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन द कोर्स ऑफ एजेंसी अगेंस्ट द प्रिंसिपल। तो जो भी आपको एजेंसी में रह के, मतलब प्रिंसिपल के साथ रिलेशनशिप में रह के जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको आप प्रिंसिपल के अगेंस्ट ना यूज करें, यह भी आपकी ड्यूटी है। राइट्स ऑफ एजेंट, राइट्स क्या है? टू रिटेन ऑल द सम्स ड्यू टू हिमसेल्फ आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम एज एन एजेंट। तो एज एन एजेंट आपको जो भी अमाउंट मिलता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करके, उस अमाउंट को आप तब तक अपने पास रख सकते हैं, सॉरी, उस अमाउंट में से आपका जो भी आपकी जो इनकम बनती है, जो भी प्रिंसिपल ने आपको कमिट किया, उस अमाउंट को डिडक्ट कर सकते, आप वापस उसको सारा पैसा दे सकते हो। मतलब आपका अधिकार है कि जो भी आपका ड्यू अमाउंट है, उस पैसे में से आप उसे रख लो। टू रिसीव अग्रीड रेम्यूनरेशन और रीजनेबल रेम्यूनरेशन। तो अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है कि आपको कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो जो भी आपको रीजनेबल लगता है उतने अमाउंट को आप रिसीव कर लो, ये आपका अधिकार है। राइट ऑफ लियन ऑफ गुड्स, तो राइट ऑफ लियन ऑफ गुड्स, पेपर्स एंड अदर प्रॉपर्टी। तो अगर प्रिंसिपल एजेंट को कुछ पैसे देने से मना कर देता है, जो भी एजेंट की ड्यू इनकम है, तो एजेंट का ये अधिकार है कि वो उन गुड्स को या ऐसे कुछ पेपर्स को या किसी भी प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रख सके, लियन कर सके, रिटेन रख सके अपने पास, जब तक उसको वो पैसा मिल नहीं जाता वापस तब तक। राइट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्ट्स डन इन गुड फेथ। तो अगर एजेंट ने गुड फेथ में कोई काम किया है, उसकी वजह से उसे कुछ नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान के लिए उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रिंसिपल करेगा, क्योंकि एजेंट ने तो अच्छे भले के लिए ही काम करा है। उसमें नुकसान होता है क्योंकि एजेंट के हर एक एक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अगर कोई एजेंट को नुकसान होता है तो उससे भी कौन भरेगा? प्रिंसिपल। राइट ऑफ कंपनसेशन, अब यहाँ पे एजेंट का कंपनसेशन का भी अधिकार है। कब? जब इन केस ऑफ प्रीमेच्योर रेवोकेशन ऑफ द एजेंसी विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना किसी कारण से या किसी ऐसे कारण से जो कि सूटेबल ही नहीं है। अगर प्रिंसिपल ने एजेंसी को रिवोक कर दिया है, मतलब एजेंट को उसे हटा दिया है, उसकी वजह से अगर कुछ नुकसान हो रहा है, तो उसे कंपनसेट कौन करेगा?
प्रिंसिपल, एनी इंजरी इज कॉज्ड टू द एजेंट बाय द नेग्लिजेंस ऑफ प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस की वजह से अगर एजेंट को कुछ नुकसान होता है, इंजरी होती है, तो उसके लिए भी एजेंट को कंपनसेट करेगा प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ केसेस में एजेंट पर्सनली लायबल हो जाएगा थर्ड पार्टी के, अदरवाइज तो प्रिंसिपल लायबल है एजेंट की एक्टिविटीज के लिए, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे एजेंट लायबल होगा थर्ड पार्टी के। कौन कौन से केसेस हैं? वेयर द एजेंट एक्सप्रेसली अग्रीज, जहाँ पे एजेंट खुद बोलता है कि अगर ऐसा थर्ड पार्टी को बोल देता है कि अगर कुछ होता है तो उसके लिए मैं जुबान देता हूँ, मैं नुकसान करूंगा, यहाँ पे एजेंट रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। इफ द एजेंट एक्ट्स फॉर अ फॉरेन प्रिंसिपल, अगर यहाँ पे एजेंट जो है फॉरेन प्रिंसिपल मतलब किसी बाहर की कंट्री में प्रिंसिपल बैठा है उसके लिए काम करता है, तो थर्ड पार्टी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल। थर्ड पार्टी किसी और कंट्री में जा जाके प्रिंसिपल को नहीं पकड़ेगी, आप उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आप ही उसमें रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। ठीक है, वेयर द एजेंट एक्ट्स फॉर एन अननेम्ड प्रिंसिपल, यहाँ पे अब थर्ड पार्टी को एजेंट ने प्रिंसिपल का नाम ही नहीं बताया, डिस्क्लोज नहीं की उसकी आइडेंटिटी, तो यहाँ पे भी थर्ड पार्टी के लिए आप आंसरेबल हो, आप लायबल होगे, उसको कुछ भी नुकसान होता है तो। ये द एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी, एजेंट की अथॉरिटी गुड्स को बेचना। अब एजेंट ने क्या किया, अपने प्रिंसिपल की शॉप का फर्नीचर भी बेच दिया। अब उस केस में थर्ड पार्टी से जब प्रिंसिपल उसे वापस क्लेम करता है, थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ, तो उस केस में नुकसान की भरपाई कौन करेगा? एजेंट, क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी से बाहर चला गया। इफ द एजेंट एक्ट्स फॉर एन अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, अब यहाँ पे भी उसने प्रिंसिपल का वो आइडेंटिटी को एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल है, यहाँ पर भी एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा एज पर ट्रेड यूसेज ऑफ कस्टम। अगर एक ट्रेड का मतलब जैसे कि आप एक बिजनेस पर्टिकुलर बिजनेस इंडस्ट्री की बात करते हो, वहाँ पे एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं थर्ड पार्टी के लिए, या फिर कस्टम जैसा कहते हैं कि एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो उस केस में थर्ड पार्टी के लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। या फिर प्रिंसिपल एग्जिस्ट नहीं करता ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब एजेंट ने इस तरीके से दिखा दी कि भैया मैं ही प्रिंसिपल हूँ, मैं अपनी कैपेसिटी में ही आपसे ट्रेड कर रहा हूँ, ना कि किसी प्रिंसिपल के लिए, उस केस में भी थर्ड पार्टी के लिए आप ही प्रिंसिपल रहोगे और फिर आप ही रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। इफ एजेंट रिसीव्स मनी बाय मिस्टेक और बाय फ्रॉड, तो अगर गलती से एजेंट के पास कोई पैसा आता है या फिर एजेंट कुछ फ्रॉड करता है, तो फिर उस केस में वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा। इफ एजेंट साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट और अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम, वैसे तो एजेंट ये साइन नहीं करता है, ये जो प्रिंसिपल है वो साइन करता है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन अगर एजेंट साइन कर देता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो इस केस में फिर एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रिटेंडेड एजेंट, आप एजेंट हो नहीं लेकिन आप प्रिटेंड कर रहे हो कि हाँ भैया इसने मुझे हायर किया, मैं इसका एजेंट हूँ, मैं इनके कुछ बेच सकता हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है, उस केस में भी फिर आप ही थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे क्योंकि प्रिंसिपल ने आपको हायर करा ही नहीं है। वेयर द एजेंट हिमसेल्फ हैज एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी, अब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो थर्ड पार्टी के साथ जहाँ पे एजेंट का खुद का ही इंटरेस्ट हो, सेल्फ इंटरेस्ट हो कॉन्ट्रैक्ट को कराने में, तो यहाँ पे भी फिर वो एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा थर्ड पार्टी को। ठीक है, नाउ यहाँ पे भी कुछ केसेस है जहाँ पे प्रिंसिपल लायबल होगा फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, तो अगर थर्ड पार्टी को कुछ नुकसान होता है तो प्रिंसिपल यहाँ पे लायबल होगा ना कि एजेंट। तो यहाँ पे क्या है, लायबिलिटी ऑफ नेम्ड प्रिंसिपल, जब एजेंट ने बता दिया कि ये प्रिंसिपल ये वाला प्रिंसिपल है हमारा थर्ड पार्टी को, उस केस में प्रिंसिपल लायबल होगा। ही इज बाउंड फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द एजेंट डन विद इन हिज स्कोप ऑफ अथॉरिटी, तो जो एजेंट अगर अपनी अथॉरिटी में काम करता है तो उन सारे एक्ट्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है प्रिंसिपल, उसके एजेंट के सारे एक्ट्स के लिए। एजेंट विल बी लायबल फॉर द एक्ट इफ ही एक्सीड्स अथॉरिटी इन केस ऑफ सेपरेबल एक्सेस, तो अगर अपनी अथॉरिटी से एजेंट एक्सीड करता है और उस एक्सीडिंग अथॉरिटी को आप नॉर्मल अथॉरिटी से सेपरेट कर सकते हो, तो उन सेपरेबल एक्सेस जो भी उसने काम किया उसे सेपरेट कर सकते हो, और उसके लिए फिर वो थर्ड पार्टी को एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर आप उसके एक्सेस अथॉरिटी को सेपरेट नहीं कर सकते उसके नॉर्मल अथॉरिटी से, तो प्रिंसिपल उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, खत्म कर सकता है। ठीक है, लायबिलिटी फॉर फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन बाय एजेंट, तो उस केस में भी प्रिंसिपल ही रिस्पॉन्सिबल होगा, थर्ड पार्टी के लिए तो एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही काम कर रहा है। प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द एजेंट, तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो भी इन्फॉर्मेशन एजेंट देगा, क्योंकि एजेंट ही डील कर रहा है थर्ड पार्टी से, एजेंट की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही एक्ट करता है। ठीक है, so liability of principal for unauthorized acts of agent if his conduct has induced a third person to believe that the agent has the authority to do such acts, तो ये वो केस है जो एजेंसी बाय स्टॉपल एंड एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, जहाँ पे या तो एजेंट इंप्रेशन देता है या तो प्रिंसिपल इंप्रेशन देता है कि भैया हमारा ये मेरा एजेंट है, या एजेंट इंप्रेशन देता है कि भैया मैं तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ, उस केस में और प्रिंसिपल इस चीज को मना नहीं करता, उस केस में फिर प्रिंसिपल ही लायबल होगा थर्ड पार्टी को, ना कि एजेंट। लायबिलिटी ऑफ अननेम्ड प्रिंसिपल, अब यहाँ पे आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, प्रिंसिपल है लेकिन कौन है ये नहीं पता थर्ड पार्टी को, इस केस में एजेंट does not disclose the identity of the principal. If identity remain undisclosed, then agent will be liable. तो यहाँ पे एजेंट लायबल होगा जब तक आइडेंटिटी अनडिस्क्लोज है, जैसे ही आइडेंटिटी प्रिंसिपल की डिस्क्लोज हो जाएगी तो प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा एजेंट के एक्ट्स में। ठीक है, अब थर्ड केस वो है जहाँ पे एजेंट ये नहीं बताता कि मेरा कोई प्रिंसिपल है, वो ये कहते हैं कि मैं ही आपसे डील कर रहा हूँ, मतलब अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो काम कर रहा है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, ना कि ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है भी कि नहीं है वो ही नहीं पता थर्ड पार्टी को, उस केस में क्या होगा, हियर एजेंट गिव्स द इंप्रेशन दैट ही इज कॉन्ट्रैक्टिंग एन इंडिपेंडेंट कैपेसिटी एंड एजेंट हियर विल रिमेन पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे क्योंकि एजेंट ने प्रिंसिपल बताया ही नहीं है, उसने कहा कि मैं ही कर रहा हूँ, तो वो ही फिर रिस्पॉन्सिबल होगा। इफ थर्ड पार्टी में रिफ्यूज टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, इफ द प्रिंसिपल डिस्क्लोजेस हिमसेल्फ बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर प्रिंसिपल खुद ही डिस्क्लोज कर देता है कि भैया एजेंट ने मेरे बिहाफ पे काम किया, ना कि वो खुद एक पार्टी है, उस केस में थर्ड पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मना कर सकती है, क्योंकि इससे फैक्ट छुपाया गया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कौन कर रहा है, प्रिंसिपल की एजेंट। ठीक है, अब ये लास्ट स्लाइड है, एक एजेंसी का जो रिलेशनशिप है उसे कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है, या तो दोनों पार्टीज की कंसेंट से या फिर लॉ के ऑपरेशन से। तो दोनों पार्टी के कंसेंट से देखो कैसे है, दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री करती
हैं तो एजेंसी खत्म हो जाएगी, या तो प्रिंसिपल से खत्म कर देता है या फिर एजेंट उसे अपना जो ड्यूटीज है वो खत्म कर देता है। तो इन तीनों केस में एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। अब है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑन कंप्लीशन ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी। अब देखिए ए ने बी को हायर किया घर खरीदने के लिए, बी ने घर खरीद लिया तो उनकी एजेंसी खत्म हो जाएगी क्योंकि टर्म खत्म हो गई, काम खत्म हो गया। ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ एजेंसी, अब प्रिंसिपल ने 2 साल के लिए एजेंट को हायर किया, 2 साल खत्म होते ही उनकी एजेंसी का टाइम पीरियड खत्म हो गया तो वो एजेंसी भी खत्म हो जाएगी। अगर प्रिंसिपल या फिर एजेंट की डेथ हो जाती है, दोनों में से कोई भी इनसेन हो जाता है, या तो प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाता है, या तो जिस चीज के लिए एजेंट एजेंसी में एंटर किया है दोनों ने वो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो जाता है। जैसे कि ए ने कहा है बी को कि आप मेरे लिए घर खरीदो, घर खरीदने से पहले पता लगता है भैया वो घर तो जल गया, ठीक है, वो किसी और का ही था, या तो मतलब उसको तो वो सेल ही नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, वो बाद में ऑर्फनेज बनेगा, मतलब वो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे फिर एजेंसी भी खत्म हो जाएगी। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, अगर कंपनी ने अपने एजेंट को हायर किया, कंपनी अगर खत्म हो गई तो फिर एजेंसी भी खत्म हो जाएगी। प्रिंसिपल और एजेंट बिकमिंग एन एलियन एनिमी, अगर दोनों में से कोई किसी और ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ में वॉर है इंडिया की, तो वो उस केस में भी एजेंसी खत्म हो जाएगी। टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी बाय टर्मिनेटिंग एजेंट्स अथॉरिटी, तो यहाँ पे अगर आप एजेंट की अथॉरिटी को खत्म हो जाती है तो उसके साथ साथ सब एजेंट की अथॉरिटी भी खत्म हो जाएगी। तो इन केसेस में एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम खत्म करते हैं। होप आप लोगों को समझ आया होगा एजेंसी, बेलमेंट प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो ये हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स का जो यूनिट है ये खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में दैट इज ऑन फ्राइडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, चलिए, सो टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।